What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बिजनेस सर्विसेज का रिवीजन करा होगा वन शॉट। आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। अब हम लोग करने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बेटा जी, इसको भी आपको बहुत ध्यान से बहुत डिटेल में पढ़ना है, राइट? और बहुत अच्छे तरीके से आपको सारा रिवीजन करना है। ओके, आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक एक टॉपिक बहुत ध्यान से लिख लिख के आपको रिवाइज करना है। मैं इसके अंदर अपनी लेटेस्ट वीडियोस ही सारी की सारी लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो जो चैप्टर्स मुझे लगता है कि शॉर्ट में रिवीजन बनना चाहिए, उनका मैंने शॉर्ट में रिवीजन बनाया है। जो मुझे लगता है कि यार ये शॉर्ट नहीं है, तो वो उनकी क्लिप्स मैं ऐड करके आपको दे रहा हूं। तो जैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका शॉर्ट रिवीजन नहीं बनेगा, इसको आपको डिटेल में ही पढ़ना है, राइट? तो इसको आप ध्यान से डिटेल में पढ़ो। इसके बाद मैं आपको डिमांड कराऊंगा, उसका शॉर्ट रिवीजन जरूरी है, वो हम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। तो आइए जल्दी से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शुरू करते हैं। जाके अटेंडेंस लगाओ। चलिए लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के साथ। बट उसके साथ साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग में से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, जितने भी हमारी कॉमर्स कम्युनिटी जो यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ी है, इफ यू गाइस कैन कनेक्ट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, तो इट विल बी अ बिग थिंग फॉर मी। मेरे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लो यार, वहां पे भी मैं Q&As करता रहता हूँ, बच्चों के साथ बात करता रहता हूँ, डिस्कस करता रहता हूँ चीजें। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो। तो जितना प्यार यूट्यूब पे दे रहे हो, उतना ही प्यार इंस्टाग्राम पे भी दो, कनेक्ट करो, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। इसका नाम क्या है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो देखो दो चीजों से ये बना है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक है कंज्यूमर, एक है इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कौन होता है ये समझेंगे, फिर इक्विलिब्रियम क्या होता है ये समझेंगे। पहले तो ये समझ लो कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर कौन होता है? देखो आप भी कंज्यूमर हो कहीं ना कहीं, मैं भी कंज्यूमर हूं। हर इंसान जो इस दुनिया में है वो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहा है, राइट? तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज द वन who consumes goods and services। और हम गुड्स और सर्विसेज क्यों कंज्यूम करते हैं? फॉर सेटिस्फैक्शन, है ना? अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पीऊंगा, हो सकता है जूस पी लूं, हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पी लूं, और हो सकता है कुछ और भी। लोग क्या क्या पीते हैं तुम समझ जाओ बस, है ना? तो लोग अपना सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा, मैं फास्ट फूड भी खा सकता हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ यार, राइट? तो कंज्यूमर बेसिकली कंज्यूम करता है गुड्स और सर्विसेज को फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम शब्द ये कई बार आएगा आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इवन मैक्रो में भी, जब आप मैक्रो पढ़ोगे। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है अ सिचुएशन ऑफ नो चेंज, जिसको हम बदलना नहीं चाहते, या फिर अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, यानी एक कंज्यूमर जिस सिचुएशन को बदलना नहीं चाहेगा उसको हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलेंगे। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सी सिचुएशन है जो कंज्यूमर बोलेगा भाई वाह ये सिचुएशन नहीं चेंज होनी चाहिए। तो कंज्यूमर कौन है? हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। इक्विलिब्रियम क्या है? पोजीशन ऑफ नो चेंज, जिसे हम चेंज नहीं करना चाहेंगे। चलो अब consumer, he is the one who buys goods and services. The main objective is to get maximum satisfaction। देखो कंज्यूमर का जो पर्पस होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना। एक कंज्यूमर हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका प्रयास यही होगा कि यार हमें समझ आना चाहिए, देखो मजा आना चाहिए वीडियो में, है ना? तो कंज्यूमर इज ऑलवेज लुकिंग फॉर सेटिस्फैक्शन। इसके बाद क्या आता है? सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ना चालू करेंगे, जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूटिलिटी। टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? यूटिलिटी। सर व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग का मतलब, देखो वांट का मतलब कि मुझे कोई चीज चाहिए, आई वांट दिस, है ना? मुझे कोई चीज चाहिए। अब वो क्यों चाहिए? क्योंकि उस चीज में वो क्षमता है कि वो मेरी नीड को सेटिस्फाई कर दे। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर, जैसे हमें प्यास लग रही है तो हम पानी ढूंढेंगे, पानी ढूंढेंगे। क्यों पानी ढूंढ रहे हैं? क्योंकि पानी हमारी प्यास को बुझा देगा, राइट? आपको भूख लग रही है तो आप खाना ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद भूख खत्म हो जाएगी। आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको चैप्टर समझना है। चैप्टर समझने के बाद आपके एग्जाम अच्छे हो जाएंगे। तो हर पर्टिकुलर चीज में वो पावर है जिससे वो आपकी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, उसी को यूटिलिटी बोलते हैं। आम भाषा में लोग बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। तो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी। ठीक है, अब आपको खाना खा के, आपको पानी पी के कितना मजा आया भाई, कितना सेटिस्फैक्शन मिला भाई, इसको आप कैसे मेजर करोगे? तो बहुत मुश्किल है कि भैया पानी पिया 2 किलो मजा आया।
भैया खाना खाया 10 किलो 10 लीटर मजा आ गया, तो क्या कोई यूनिट है जो सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए बनाई गई है? तो हम बोलते हैं देखो वैसे तो ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, सबका अलग अलग होता है, आप कैसे मेजर करोगे? मेजर करना तो बहुत मुश्किल है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग यूटिलिटी, कोई यूनिट नहीं था। तो फिर इकोनॉमिस्ट, अब हमारे इकोनॉमिस्ट तो कुछ भी कर सकते हैं, दे डिराइव एन इमेजिनरी यूनिट, एक इमेजिनरी यूनिट बना दिया कि भैया इमेजिनेशन में समझ लो कि कोई यूनिट है ना, और उसका नाम क्या रखा गया? यूटिल्स। तो सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए कुछ इमेजिनरी यूनिट्स बनाए गए। अब देखो ये कॉन्सेप्ट ही इमेजिनरी है, तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा कि चल कैसे रहा है भैया, इमेजिनरी है। सेटिस्फैक्शन पानी पी के कितना मजा आया बस तुम इमेजिन कर सकते हो, राइट, और सबका अलग अलग होगा, है ना। तो उसको सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए इमेजिनरी यूनिट्स बनाए जिनका नाम रखा गया यूटिल्स। उसके साथ साथ यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस। भाई तुमने किसी चीज का कितना पैसा दिया है तब भी तो आप उसको मेजर कर सकते हो ना, कि आपको कितना मजा आ रहा है। यानी आप कोई भी चीज लेने के लिए कितना पैसा गिव अप करने के लिए तैयार हो। अगर मुझे ये स्मार्ट बोर्ड लेना था तो क्यों लेना था? क्योंकि मुझे इसमें से सेटिस्फैक्शन मिल रहा था और मुझे इसके बदले में कुछ पैसा गिव अप करना पड़ा। तो उसमें भी मैं मेजर कर सकता हूँ कि भैया ये स्मार्ट बोर्ड फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए का आया, तो 2 लाख मैंने गिव अप करे ना, तो इससे मुझे 2 लाख रुपए का सेटिस्फैक्शन आ रहा है, तो मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो, राइट, परफेक्ट हो गया। इसके बाद द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉनेटरी वैल्यूज, अगर आप मॉनेटरी वैल्यू लेते हो तो कंपेयर करना इजी हो जाता है ना। हम पैसे की टर्म्स में कंपेयर करते हैं ना कि ये चीज इतने की है, ये चीज इतने की है, चॉकलेट ये वाली 10 की, ये वाली 12 की, तो आप कंपेयर कर सकते हो। यूटिल्स में आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, बट यूटिलिटी को मेजर करने के लिए 2 तरीके आपको पता चल गए, या तो इमेजिनरी यूटिल्स और या फिर मनी की टर्म्स में या प्राइस की टर्म्स में आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चे जो यूटिलिटी होती है वो 3 तरीके की होती है। यूटिलिटी कितने तरीके की होती है? 3, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इनको थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं। सर टोटल यूटिलिटी क्या है, एवरेज यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? देखो टोटल, एवरेज और मार्जिनल। बच्चे मैं जब भी टोटल बोलूंगा ना तो उसका मतलब बस सम है, टोटल सम। जब भी मैं एवरेज बोलूंगा तो उसका मतलब पर यूनिट है। पर यूनिट का मतलब क्या है ये बताता हूं। जब भी मैं मार्जिनल बोलूंगा तो उसका मतलब एडिशनल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एप्पल कंज्यूम कर रहे हो, तो आपने एप्पल खाना शुरू करा, आपने 1 एप्पल खाया, फिर 2 खाए, फिर 3 खाए, फिर 4 खाए, ऐसे आप एप्पल्स कंज्यूम कर रहे हो। अब जब एप्पल खाया तो आपको यूटिलिटी आया, सेटिस्फैक्शन आया, है ना। जब आपको सेटिस्फैक्शन आया, मैं यहाँ पे यूटिलिटी लिख देता हूँ, तो आपको लेट सपोज पहले एप्पल से 10 यूनिट का सेटिस्फैक्शन आया। पहले एप्पल से कितना सेटिस्फैक्शन आया? 10 यूनिट का। आपने कहा वाह भाई 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगला जब एक और एप्पल खाया तो सेटिस्फैक्शन थोड़ा और आएगा भाई, एक चीज खाई तो सेटिस्फैक्शन, रोटी खाते हो एक में मजा आया, फिर एक और खाते हो और मजा आया, एक और खाते हो, है ना। तो 2 खाए जब, तो टोटल सेटिस्फैक्शन मेरा 18 हो गया। कितना हो गया? 18। इसका मतलब दूसरे में आपको 8 यूटिल्स का मजा आया, पहले में 10, दूसरे में 8, तो देखो मैंने जोड़ के लिख दिया। तीसरे में मेरा 24 हो गया, इसका मतलब इसमें मुझे और 6 यूटिल्स का मजा आया। चौथे में ये 28 हो गया, इसका मतलब मुझे और 4 यूटिल्स का मजा आया। इसका मतलब समझ रहे हो, मैं यहां पे बस जोड़ता जा रहा हूं, जोड़ता जा रहा हूं, जोड़ता जा रहा हूं। पहले में मुझे 10 का आया था, दूसरे में मुझे 8 का आया था तो मैंने जोड़ के यहाँ 18 लिख दिया। तीसरे में मुझे 6 का आया था तो मैंने इसको भी जोड़ के यहाँ 24 लिख दिया। चौथे में मुझे 4 का आया था तो मैंने इसको भी जोड़ के यहाँ 28 लिख दिया। तो क्या मैं सम करता जा रहा हूँ सेटिस्फैक्शन का? इसीलिए इसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। तो टोटल यूटिलिटी किसको बोलते हैं? जिसमें हम टोटल सेटिस्फैक्शन देखते हैं फ्रॉम ऑल द यूनिट्स, 1 से इतना, 2 से इतना, 3 से इतना, 4 से इतना, है ना। दूसरा होता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट निकालना, कि अगर भैया 2 में इतना है तो 1 में बताओ मुझे तो पर यूनिट कितना आ रहा है। तो मैं बोलूंगा देखो 1 में 10 तो एवरेज भी 10 हो गया, 2 में 18 तो 1 में 9 होगा ना, है ना। एवरेज यूटिलिटी कैसे निकलता है? एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी, टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी। अब देखो 24 है 3 में, तो 1 में कितना है? हम बोलेंगे 8 का। 28 है हमारे पास 4 में, तो 1 में कितना है? कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 5 20 4 7, है ना। 4 6 24 4 7 28। 1 में मुझे 7 यूटिल्स का मजा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं पर यूनिट निकाल रहा हूँ कि भैया 1 में 10 तो एवरेज भी 10, 2 में 18 तो 1 में 9, 3 में 24 तो 1 में 8। इस तरीके से ये मैंने पर यूनिट निकाला। हर यूनिट पे कितना, जैसे विराट कोहली रन बना रहा है तो हर मैच का कितना डिवाइड बाय टोटल रन्स डिवाइड बाय उसके टोटल इनिंग्स कर दूंगा तो एवरेज आ जाएगा ना, कि हर मैच में लगभग कितना रन बना रहा है, राइट। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल होता है बच्चे एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, चेंज कितना हुआ है। इसका मार्जिनल का फॉर्मूला ये डेल्टा, डेल्टा आप पहली बार शायद पढ़ रहे होगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज।
ठीक है, जैसे पहले पे तो सेम रहेगा क्योंकि चेंज के लिए तो 2 यूनिट चाहिए ना। अब देखो ये 10 से 18 हो गया तो कितना चेंज आया, 10 से 18 हुआ तो 8 का चेंज, ये 1 से 2 तो 1 का चेंज, तो यहाँ पे 8 यूनिट एडिशनल आई होंगी। फिर उसके बाद देखो 18 से 24 कितना चेंज आया, 6, 2 से 3 1 यूनिट का चेंज है, 6। उसके बाद देखो 24 से 28 4 का चेंज, 3 से 4 1 का चेंज, तो ये 4। ये बेसिकली एडिशनल सेटिस्फैक्शन बता रहा है। अगर 1 में 10 था और 2 में 18 है तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 8, 2 में 18, 3 में 24 तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 6, 3 में 24, 4 में 28 तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 4। तो मार्जिनल का मतलब होता है बच्चे एडिशनल, कि आपको कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसका एक फॉर्मूला और होता है, एक तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला होता है TUN-1। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बस नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ। फॉर एग्जांपल मुझे सेकंड यूनिट पे निकालना है तो n की जगह सेकंड रख दो, टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड माइनस 1, यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट। 18 माइनस 10 8 आ गया। देखो अगर थर्ड का निकालना है तो क्या करोगे, टोटल यूटिलिटी n की जगह 3 रख दो, 3 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 माइनस 1, TU3 माइनस TU2, 3 माइनस 2, 24 माइनस 18 आ गया 6। इसका मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है TUN माइनस TUN माइनस 1। टोटल यूटिलिटी समझ गए, सम टोटल, एवरेज का मतलब पर यूनिट, मार्जिनल का मतलब एडिशनल। ओके हो गया बेटा, सही है। चलो हमारे पास 3 तरीके की ये यूटिलिटीज हो गई। अब हम वापस से जरा नोट पे चलते हैं, भैया हमें नोट्स पे ले चलो प्लीज। देखो जी ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर, यानी अगर आपको कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ना है या ये सेटिस्फैक्शन वगैरह पढ़ना है तो इसके कितने अप्रोच हैं। तो याद रखेंगे बेटा जी, देयर आर 2 अप्रोचेस। कितने अप्रोच होते हैं, 2 अप्रोच होते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक अप्रोच को बोलते हैं कार्डिनल, दूसरे अप्रोच को बोलते हैं ऑर्डिनल। ठीक है, नाम याद रखना, कार्डिनल ऑर्डिनल, इनका डिफरेंस भी एग्जाम में आ जाता है। सर कार्डिनल किसको बोलेंगे, देखो कार्डिनल का दूसरा नाम है मार्शल्स यूटिलिटी या फिर मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो याद रखना कार्डिनल जो मार्शल ने दिया है और ऑर्डिनल जिसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं। तो 2 अप्रोच हैं यूटिलिटी को मेजर करने के, कार्डिनल और ऑर्डिनल। सर कार्डिनल कौन सा होगा, कार्डिनल वो है जो आप अभी पढ़ के आए हो। अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, आप मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर कर सकते हो, या तो यूटिल्स में या मनी में। तो कौन सा अप्रोच ने बोला था, कार्डिनल ने। ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है, ऑर्डिनल बोलता है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। भाई तुम क्या कर रहे हो, कैसे मेजर करोगे, कहां से इमेजिनरी यूनिट, नहीं मेजर कर सकते भाई। तो 2 यूनिट है, एक बोलता है कि इट कैन बी मेजर्ड, दूसरा बोलता है इट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो दोनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कार्डिनल से भी और ऑर्डिनल से भी। आओ आगे चलते हैं, कार्डिनल से शुरू करते हैं। सबसे पहले आ गया कार्डिनल। ठीक है, अब कार्डिनल क्या बोलता है, देखो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमाइज करने के लिए इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द क्वांटिटी की सेटिस्फैक्शन आ कितना रहा है ना। तो यूटिलिटी इज यूज्ड टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और यूटिलिटी को कैसे मेजर करोगे, यूटिल्स की टर्म्स में या फिर मनी की टर्म्स में। और यूटिलिटी कितने तरीके का होगा, टोटल, एवरेज, मार्जिनल। तो देखो सबसे पहले TU क्या है, TU यानी टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज याद रखनी है, ये सावधान इंडिया सवाल, सावधान इंडिया पॉइंट, TU इज 0 एट 0 लेवल ऑफ कंजम्पशन। अगर आप कुछ भी कंज्यूम नहीं करोगे तो यूटिलिटी विल बी 0। अगर मैं कुछ खा ही नहीं रहा तो सेटिस्फैक्शन 0 है मेरा। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी सम ऑफ एडिशनल, मतलब जितना भी एडिशनल है उसको जोड़ते जाओ तो TU निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आ रहा है बेटा जी मार्जिनल और एवरेज। मैं आपको ये भी बता चुका हूं, मार्जिनल कौन सा होता है, एडिशनल। MU रेफर्स टू द एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ 1 मोर यूनिट। आप एक यूनिट और बढ़ाओगे तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको आप MU बोलते हो। उसके बाद इट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी परचेज्ड। MU इज डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, या तो ये फॉर्मूला और TUN माइनस TUN माइनस 1, दोनों फॉर्मूलाज मैं आपको बता चुका हूं। देन वी हैव एवरेज यूटिलिटी, इट इज द पर यूनिट सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड। इसका फॉर्मूला TU अपॉन Q, पर यूनिट। ठीक हो गया बेटा जी, परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप बताओ। तो देखो आप रिलेशनशिप जब भी लिखोगे बच्चों, तो रिलेशनशिप में आपको एग्जाम में एक टेबल बनानी पड़ेगी, एक ऐसा कर्व बनाना पड़ेगा और फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है।
ठीक है। तो टेबल आप अपने मन से भी ले सकते हो यूनिट्स, बस आपको बिहेवियर पता होना चाहिए कि यूटिलिटी कैसे बिहेव करता है। और अगर आप अपने मन से गलत ड्रॉ कर रहे हो, गलत कुछ भी ले रहे हो, तो फिर आप यही टेबल्स को लर्न कर सकते हो। तो या तो आप बिहेवियर समझ लो, अपने हिसाब से यूनिट्स ले लो, या फिर आप फिर टेबल को लर्न करके जा सकते हो। बट कितना रटोगे, तो कोशिश करना कि बिहेवियर याद रहे आपको, प्रैक्टिस कर लो आप कर्व्स की। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, 1 यूनिट कंज्यूम करा तो सेटिस्फैक्शन 20 आया, 2 करा तो 36 हो गया, 3 करा तो 46 हो गया। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये हर बार एडिशनल कम ही क्यों होता है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा क्यों नहीं आता। तो देखो बच्चों, इसके पीछे ना एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ ये बोलता है कि आप जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते हो ना, वैसे वैसे आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाता है। और वो फैक्ट भी है। जब आप खाना खाने बैठते हो तो भूख लगी है बहुत तेज, तो जो पहली रोटी में मजा है ना, वो अलग लेवल का है। उसके बाद आप एक रोटी और जरूर खाओगे, लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन आपका कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। एक और खाओगे तो और कम हो जाएगा। फिर हम कहते हैं बस यार, बस और नहीं खाई जा रही। क्यों नहीं खाई जा रही, सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है, भूख खत्म हो गई है ना। तो लॉ ऑफ डीएमयू एक ऐसा लॉ है जो ये बोलता है कि जैसे जैसे आप सेटिस्फैक्शन बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हो, उस यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे 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 कम होता चला जाता है। समझे, इसीलिए ये कम होता चला जाता है हर बार। ठीक है, फिर 50, फिर 50, फिर 44। एमयू कैसे निकालोगे, बस नीचे वाले में से ऊपर, फर्स्ट पे सेम, फिर नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। इसके बाद जब आप इसको प्लॉट करोगे बच्चे, तो जो टीयू है, टीयू का कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो इसका बिहेवियर समझो। 0 पे तो 0 होगा टोटल यूटिलिटी, क्योंकि आप कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहे। उसके बाद ये धीरे 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 ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर ये अपने हाईएस्ट पे जाएगा और फिर ये नीचे आने लगेगा। ये इसका हाईएस्ट है और इसको क्या बोला, ये टीयू है ना। तो टीयू धीरे 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 ऊपर चलता है, फिर हाईएस्ट पे जाएगा, फिर नीचे आने लगेगा। देखो यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, पहले 20, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर ये 50 का हाईएस्ट हो गया और उसके बाद फिर ये नीचे आने लगा। ठीक है, और एमयू को अगर देखो तो बस वो नीचे 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 ही जा रहा है। तो एमयू क्या होता है, एमयू बस यहाँ से सीधा नीचे 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 0 और नेगेटिव तक चला जाएगा। सर एमयू नेगेटिव का क्या मतलब होता है, एमयू नेगेटिव का मतलब होता है आपसे बिल्कुल भी अब खा ही नहीं गया, समझ जाओ बस। ठीक है, यहाँ पे आपको बिहेवियर समझ में आया। टीयू पहले ऊपर चलेगा, हाईएस्ट होगा, फिर नीचे आएगा। एमयू नीचे जाएगा, यहाँ 0 होगा, नेगेटिव होगा। एक बात याद रखना, जहां पे टीयू मैक्सिमम होगा वहां पे एमयू 0 होगा। ये पॉइंट याद रखना बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जरूर आएगा, स्टार मार्क कर लेना। जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चे पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ सैटिटी का मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। बस इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, इसके बाद सेटिस्फैक्शन कम ही होगा। ठीक है, तो क्या है, देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये जहाँ पे एमयू मैक्सिमम है, सॉरी टीयू मैक्सिमम है, वहां पे एमयू 0 है। यहाँ पे टीयू इज मैक्सिमम एंड एमयू इज 0। इसको पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो, टीयू इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंजम्पशन। टीयू बढ़ता रहता है कंजम्पशन के साथ जब तक एमयू पॉजिटिव है। देखो जब तक ये एमयू पॉजिटिव है ना, यहाँ से यहाँ तक, तब तक टीयू भी बढ़ रहा है। देखो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ऊपर 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 जा रहा है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, टीयू मैक्सिमम होगा तो एमयू 0 होगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, व्हेन टीयू रीचेस इट्स मैक्सिमम एमयू बिकम्स 0। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। इसके बाद क्या होता है, टीयू गिरने लगता है और एमयू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसके बाद बच्चे देखो टीयू नीचे की तरफ आने लगा और एमयू बिल्कुल नेगेटिव हो गया। तो ये रिलेशनशिप आपको 3 पॉइंट्स बस पता होने चाहिए। टेबल है, 3 पॉइंट याद रखना, जब तक एमयू गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, टीयू बढ़ेगा। टीयू मैक्सिमम होगा, एमयू 0 हो जाएगा, इसको पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं। एमयू नेगेटिव होगा तो टीयू गिरने लगेगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। लॉ ऑफ डीएमयू, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डीएमयू का क्या मतलब है, लॉ ऑफ डीएमयू ये है, नाम में ही लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का क्या मतलब होता है, डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना। कोई भी चीज नीचे गिर रही है, डिमिनिशिंग। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जो एडिशनल मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है ना। इसका मतलब ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये बोलता है कि जैसे जैसे एक इंसान अपने कंजम्पशन को बढ़ाता है, आप कोई भी चीज कंज्यूम करो, पहले यूनिट में आपको बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन आएगा, जब आप सेकंड कंज्यूम करोगे तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। थर्ड यूनिट उसी चीज की और कम, फोर्थ यूनिट उसी चीज की और कम, उसके बाद शायद आपका मन ही ना करे खाने का। तो व्हाट इज लॉ ऑफ डीएमयू, as we consume more and more units of a commodity I'm so sorry guys, जैसे हम more and more units of a commodity consume करते हैं,
द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है हर एडिशनल यूनिट से, इट गोज ऑन डिमिनिशिंग, वो नीचे 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 आता रहता है, कम 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 होता चला जाता है। तो जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता चला जाता है। लॉ ऑफ डीएमयू हैज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सब जगह लगता है, एंड अप्लाइज टू ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। इसका दूसरा नाम जो है वो गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी है। क्यों? क्योंकि ये किसने दिया था? जर्मन इकोनॉमिस्ट एच गॉसन ने। ये भाई साहब हैं हमारे सामने, इन्होंने ये लॉ दिया था, इसीलिए इसको गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट आर द असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। देखो हम जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, हमें बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करके चलनी पड़ती है, नहीं तो ये लॉ काम ही नहीं करेगा। तो लॉ का समझने के लिए हमें क्या क्या एज्यूम करना है? नंबर 1, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का मतलब है हम ये मान के चल रहे हैं कि यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो। ऑर्डिनल तो ये बोलता था ना कि यूटिलिटी मेजर ही नहीं हो सकता, फिर लॉ कैसे चलेगा? सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है कैसे पता लगेगा? तो पहला अजम्पशन यही है कि जो यूटिलिटी है इट कैन बी मेजर्ड, इट इज अज्यूम्ड दैट utility can be measured and consumer can express his satisfaction in quantitative terms. Number 2, monetary measurement of utility. दूसरा assumption ये है कि हम मनी की टर्म्स में भी satisfaction को मेजर कर सकते हैं. नंबर 3, consumption of reasonable quantity. reasonable quantity से क्या समझे? यानी आप जब भी इस लॉ को पढ़ रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की एक रीजनेबल क्वांटिटी लेनी है, आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो. फॉर एग्जांपल आप एक लड्डू से चेक करना चाहते हो, आप मोतीचूर का लड्डू खा रहे हो और उससे चेक करना चाहते हो कि लॉ ऑफ डीएमयू लगेगा या नहीं लगेगा. अब लड्डू का एक बेसिक साइज जो है, स्टैंडर्ड साइज जो है वही लेके चलोगे, एक लड्डू खाओ, एक और खाओ, एक और खाओ, तो देखो यूटिलिटी जो है आपका एडिशनल वो कम होता चला जाएगा. अब मैं आपके सामने इतना बड़ा मोदक ले आऊँ, लड्डू इतना बड़ा कि बेटा खा खा मेरे लाल खा, अब वो लड्डू से आपको सेटिस्फैक्शन एक में ही लगेगा, भाई हो गया, तो लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई ही नहीं होगा, है ना. और मैं इतने इतने से लड्डू बना लूँ छोटे छोटे, आप कहोगे जितने मर्जी ले आओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, और मजा आ रहा है और मजा आ रहा है. तो जब भी हमें इसको पढ़ना है एक रीजनेबल क्वांटिटी जरूरी है. रीजनेबल क्वांटिटी नहीं होगी तो लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होगा. तो पहला अजम्पशन यूटिलिटी आप मेजर कर सकते हो, दूसरा अजम्पशन मनी की टर्म्स में भी कर सकते हो, तीसरा अजम्पशन जो कंजम्पशन है वो रीजनेबल क्वांटिटी में होना जरूरी है. नंबर 4, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन. जो कंजम्पशन है वो कॉन्टिन्यूअसली होना जरूरी है. कॉन्टिन्यूअसली मतलब एक के बाद एक के बाद एक. ऐसा नहीं है कि एक लड्डू आज खा रहा हूँ, एक कल खा रहा हूँ, एक 4 दिन बाद खा रहा हूँ, एक 8 दिन बाद खा रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ सेम ही सेटिस्फैक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा नहीं. कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एक अभी तो फिर इमीडिएटली दूसरा, इमीडिएटली तीसरा, तब ये लॉ अप्लाई करेगा. ठीक है. इट इज अज्यूम्ड दैट कंजम्पशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. नो चेंज इन क्वालिटी. क्वालिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए. ये नहीं कि लड्डू पहले एक बेकार दुकान से ले आया, पहले वो खिलाया, फिर एक बढ़िया दुकान से ले आया, फिर वो खिलाया, तो ऑब्वियसली दूसरे में ज्यादा मजा आएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए. तो क्वालिटी शुड ऑल्सो भी सेम. तो कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए, फिर मॉनिटरी मेजरमेंट है, इसमें रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, देन कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, एंड देन नो चेंज इन क्वालिटी. सर क्या इतने ही है? नहीं, और चेक करो. कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए. सर रेशनल कंज्यूमर का क्या मतलब है? मतलब कंज्यूमर जो है वो समझदार होना चाहिए. कंज्यूमर इस सिचुएशन में होना चाहिए कि वो बता पाए कि उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. आपने पता लगे कोई ऐसा कंज्यूमर ले लिया जो अपने हालात में ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वो किसी चीज़ का एडिक्ट है. अब सपोज मैं बोलूँ कि कोई इंसान सपोज अल्कोहल का एडिक्ट है, तो आप उसे बिठा दो और पिलाते रहो तो कहेगा मज़ा आ रहा है, क्या बात है, और मज़ा आ रहा है, और मज़ा आ रहा है, और मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है. लॉ ऑफ डीएमयू लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है ही नहीं कि वो एक्चुअली बता पाए कि वो कैसा फील कर रहा है, उसका सेटिस्फैक्शन क्या आ रहा है. तो व्हाट यू नीड, a consumer should be rational. A consumer is assumed to be rational. A consumer compares the utility and aims at maximizing total satisfaction. Number 7, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज. इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज का मतलब होता है कि हमारे पास जो सेटिस्फैक्शन आ रहा है वो हर यूनिट का इंडिपेंडेंट है, उसका पहले से कोई भी लेना देना नहीं है. मतलब आप जब भी सेटिस्फैक्शन को मेजर करोगे तो हर यूनिट का अपने नजरिए से देखोगे, पहले से कंपेयर मत करो. ठीक है, ये नहीं कि पहले में इतना मजा आया था दूसरे में कितना आ रहा हो, ऐसे नहीं. इंडिपेंडेंटली सोचो कि कैसे मजा आया, किस तरीके से चला, कितना सेटिस्फैक्शन आया. इट इज अज्यूम दैट ऑल द कमोडिटीज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर आर इंडिपेंडेंट. दैट इज एमयू ऑफ वन कमोडिटी हैज नथिंग इन रिलेशन टू एमयू ऑफ अनदर कमोडिटी. ठीक है, परफेक्ट है. इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट वन पर्सन यूटिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय यूटिलिटी ऑफ एनी अदर पर्सन. यानी एक इंसान को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी उतना ही मिले, वो कम ज्यादा हो सकता है. हर इंसान अलग है, सबका सोचने का, चीजें देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है. उसके बाद MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि बेसिकली जो मनी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो भी कांस्टेंट है. सर ऐसा क्यों? देखो अगर आपके पास पैसा कम होता चला जाता है, क्योंकि है तो लिमिटेड ही, आपने खर्चा कर दिया, तो दूसरी बार आपको खर्च करते हुए थोड़ा जोर पड़ेगा, है ना. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है,
जो मनी है वो कांस्टेंट है, वो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या है, व्हेन अ कंज्यूमर इज लेफ्ट विद लेसर मनी द रिमेनिंग मनी बिकम्स डियरर विच इंक्रीज द MU ऑफ मनी, है ना। अगर आपके पास पैसा कम बचता है तो आपकी नज़र में पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप थोड़ा सा उसमें हिचकिचाओगे खर्च करते हुए, थोड़ा सा सोचोगे उसके बारे में, क्योंकि तब आपको पैसा लगेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे शायद ये लॉ सही से काम ना करे। उसके बाद आ रहा है फिक्स इनकम एंड प्राइजेस। जो कंज्यूमर है उसकी इनकम और प्राइजेस फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही है, ये भी हम एज्यूम करके चल रहे हैं। एंड परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज का मतलब कंज्यूमर बहुत अच्छे से जानता है कि कैसे सेटिस्फैक्शन मेजर करना है, वो कमोडिटी को बहुत अच्छे से जानता है, वो बहुत अच्छे से इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है, तभी आप ये लॉ देख पाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर 10 अजम्पशंस हैं, आप कोई भी 5 से 6 अजम्पशंस लर्न कर सकते हो जो आप अपने एग्जाम में लिख के आओगे अगर लॉ ऑफ DMU आ जाता है। तो लॉ ऑफ DMU का मीनिंग हो गया, लॉ ऑफ DMU के अजम्पशंस हो गए। अब हम इसके कर्व की तरफ चलते हैं। देखो, लॉ ऑफ DMU अगर हमें डायग्रामेटिकली बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे भैया, सबसे पहले एक आइसक्रीम कंज्यूम करी तो उससे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आया। मैंने बताया था ना, इमेजिनरी यूनिट कौन सी होती है मेजर करने के लिए, यूटिल्स। तो 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आया, TU हो गया 20। एक और कंज्यूम करी तो दूसरी में 16 ही आया एडिशनल, तो टोटल कितना हो गया 36। तीसरी में 10 ही आया एडिशनल, टोटल हो गया 46। ये प्लस करते जाने हैं, है ना। चौथी में फिर 4 का ही आया तो हो गया फिर 50। पांचवी में 0 हो गया, बिल्कुल एडिशनल सेटिस्फैक्शन आया ही नहीं। इसी को पॉइंट ऑफ सैटिस्फी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। जब भी MU 0 होता है तो TU आपको पता है मैक्सिमम होता है ना। ये हमने रिलेशनशिप में पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जहाँ पे ये TU मैक्सिमम होगा वहाँ पे MU 0 होगा। ये MU था, ये TU था, और इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, द पॉइंट ऑफ सैटिटी, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसके बाद तो बिल्कुल नेगेटिव में चला जाएगा, जो खाया पिया वो भी बाहर आ जाएगा अगर जबरदस्ती आप इसके बाद कंजम्पशन बढ़ाओगे। ठीक है, तो जब हम MU को दिखाना चाहते हैं तो देखो 20, 16, 10, 4, 0, -6, बस नीचे की तरफ जा रहे हैं। जब आप इसको प्लॉट करोगे, इधर हमने यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम ले ली, यहाँ पे हमने यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम ले ली, यहाँ पे हमने MU ले लिया, है ना। तो 1 पे 20, फिर 2 पे 16, फिर 3 पे 10, 4 पे 4, फिर 0, फिर नेगेटिव हो गया, है ना। फिर जब हम इसका लाइन बना देते हैं तो ये क्या बन जाता है, द लॉ ऑफ DMU का कर्व। जहाँ पे 0 है ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, द पॉइंट ऑफ सैटिटी। और नीचे क्या चला जाता है, नेगेटिव चला जाता है। पॉइंट ऑफ सैटिटी के बाद याद रखना MU नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, परफेक्ट, सही है। तो दिस वाज द लॉ ऑफ DMU, जो आप लोगों को बड़े अच्छे से आना चाहिए। DMU इंपॉर्टेंट है, DMU एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ऑलराइट, एक्सप्लेनेशन इन द अबव डायग्राम, यूनिट्स हमने कौन सी एक्सिस पे लिए हैं, X पे, और MU किस पे लिया है, Y पे। जो रेक्टेंगल शो हो रहे हैं वो आपको क्या दिखा रहे हैं, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होते जा रहे हैं हर कंजम्पशन के साथ। देखो पहला वाला इतना बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर नेगेटिव में चला गया, है ना। तो ये रेक्टेंगल छोटे होते जा रहे हैं, इसका मतलब सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ओके, इसके बाद MU फॉल्स फ्रॉम 20 to 16, देन 10, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 5th आइसक्रीम कंज्यूम करा तो MU 0 हो गया, इसको पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं, और 6 पे बिल्कुल नेगेटिव हो गया। परफेक्ट। इस तरीके से बेटा जी हम लोग DMU को पूरा अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू लॉ ऑफ DMU के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। सर लॉ ऑफ DMU के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या हैं? देखो, नंबर 1 बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कॉमोडिटी का जो MU है वो गिरता ही रहेगा। कभी कभी MU इनिशियली कुछ टाइम के लिए बढ़ भी सकता है। जैसे आप कभी कभी खाना खाओ तो फर्स्ट चपाती में मज़ा आया, दूसरी में और मज़ा आ जाता है और ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो कभी कभी क्या होता है सो सॉरी, जो MU है वो कभी कभी इस तरीके से भी बिहेव कर सकता है, यानी इनिशियली ऊपर चला गया फिर नीचे आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। इन सर्टेन सिचुएशंस MU में इंक्रीज, but it all depends on circumstances. Economists normally assume that MU continuously fall. Normally क्या assume किया जाता है कि MU गिरता रहता है। इसके बाद no indication about the rate of fall in MU. ये बिल्कुल भी कोई नहीं बता सकता कि किस रेट से गिरेगा। ये है गिरेगा, किसी के लिए कम गिरता है, किसी के लिए ज़्यादा गिरता है, तो कोई नहीं बता सकता कि किस रेट से कम ज़्यादा गिरेगा, बट ये श्योरिटी है कि गिरेगा। इसके बाद हमारे पास आता है सिनोनिम्स ऑफ लॉ ऑफ DMU। लॉ ऑफ DMU का दूसरा नाम क्या होता है, तो याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और साइकोलॉजिकल लॉ, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। तो याद रखना, लॉ ऑफ DMU इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइस, लॉ ऑफ DMU पे 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आई होप आप लोग को DMU बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा? तो देखो यार, कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है,
फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, है ना, सेटिस्फैक्शन आप यूटिलिटी पढ़ के आए हो। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ नो चेंज या स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ऐसा सिचुएशन जिसको एक कंज्यूमर बदलना नहीं चाहेगा, उसी को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि मुझे नोट दे दो भैया, हमें लिखना है, ये सब 12th को आप पढ़ा चुके हो तो इसे हटा दो, 11th पे आ जाओ जरा फटाफट से। या बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जिनके पास 12th में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो वो भी बच्चे देख रहे हैं हमारे। तो देखो क्या है हमारे पास कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में दो शब्द आए, कंज्यूमर और इक्विलिब्रियम। तो देखो कंज्यूमर कौन है? जो कंज्यूम कर रहा है गुड्स और सर्विसेज को। इक्विलिब्रियम क्या है? जो चेंज नहीं होना चाहिए पोजीशन। तो एक कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम कब होगा? दोनों को कब मिलाएं? तो देखो एक कंज्यूमर जब कोई भी गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है तो वो उसको कब चेंज नहीं करना चाहेगा? जब उसको क्या मिल रहा होगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर हिंदी में बोलूं तो क्या चाहिए कंज्यूमर को? कंज्यूमर को चाहिए पैसा वसूल, बोलते हैं ना, पैसा वसूल, है ना। तो पैसा वसूल चीज चाहिए कंज्यूमर को। जब उसका पैसा वसूल होगा यानी उसको लगेगा कि मैंने जो पे करा है उसके बदले का सेटिस्फैक्शन भी मुझे मिल रहा है, जो मैं पैसा दे रहा हूँ उसके बदले का रिवॉर्ड भी मुझे मिल रहा है, मैं जो पे कर रहा हूँ उससे मुझे जो सेटिस्फैक्शन चाहिए था वो मिल रहा है, उसी को वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलता है। उसी को वो बोलता है दिस इज द पॉइंट जो मैं चेंज नहीं करना चाहता। समझे? तो क्या है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमारे पास? हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है, refers to a situation when a consumer is having maximum satisfaction, जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है with his limited income, क्योंकि इनकम तो लिमिटेड है, इनकम अनलिमिटेड नहीं हो सकती, and he has no tendency to change his existing way of expenditure। कंज्यूमर बोलेगा मैं अपना existing way of expenditure चेंज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे satisfied हूँ, मैं यहाँ पे खुश हूँ, I don't want to change this situation। ठीक है। रेशनल कंज्यूमर क्या करेगा? एक रेशनल कौन होता है बच्चे? रेशनल कंज्यूमर होता है समझदार कंज्यूमर। एक रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज एम्स टू बैलेंस हिज एक्सपेंडिचर इन सच अ वे ताकि वो कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन ले पाए। अब देखो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसको आपको डिस्कस करना है दो सिचुएशंस में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्कस्ड इन टू सिचुएशंस। इसका मतलब जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इसको पढ़ने के हमारे पास दो अप्रोचेस हैं बेटा जी। दो अप्रोच कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है हमारे पास सिंगल कमोडिटी अप्रोच। सबसे पहला कौन सा होता है? सिंगल कमोडिटी अप्रोच। और दूसरा कौन सा होता है? टू कमोडिटीज अप्रोच। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सावधान इंडिया लिख लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में 100% आ रहा होगा। लिख लो मेरे से आज तुम, पेपर में 100% आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, पक्का आ रहा होगा, तो इसे तो बहुत ध्यान से कर लेना। ठीक है। अब देखो सिंगल कमोडिटी अप्रोच का क्या मतलब होता है? सिंगल कमोडिटी अप्रोच का मतलब होता है कि कंज्यूमर ने अपनी सारी इनकम एक ही गुड को खरीदने में लगा दी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने के लिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक कंज्यूमर अपने सारी इनकम एक ही चीज खरीद रहा है। और टू कमोडिटी में क्या होता है? कंज्यूमर अपनी सारी इनकम से दो कमोडिटीज खरीद रहा है। इस बार एक नहीं दो कमोडिटीज खरीद रहा है। तो एक सिचुएशन में तो सिंगल कमोडिटी अप्रोच है, एक सिचुएशन में टू कमोडिटी अप्रोच है। आओ अब वन बाय वन इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं और आपको एक्सप्लेनेशन एज इट इज लिख के आनी है जो वहां पे लिखी हुई है। ठीक है। देखो दो अप्रोचेज है। If a consumer spends his entire income on a single commodity and if a consumer spends his entire income on two commodities, तो सबसे पहले सिंगल कमोडिटी अप्रोच देखते हैं। सिंगल कमोडिटी अप्रोच में आपको क्या चीज याद रखनी है कि जितने भी लॉ ऑफ डीएमयू के assumptions थे वो सभी assumptions यहाँ पे भी लगते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी कंज्यूम डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। अब देखो जितने भी एक कंज्यूमर यूनिट्स कंज्यूम करेगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी। नंबर वन प्राइस कितना है कमोडिटी का, दूसरा उसको सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक कंज्यूमर, अगर हम सिंगल कमोडिटी अप्रोच की बात करें तो वो इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब प्राइस फॉर सच कमोडिटी, फॉर एग्जांपल कमोडिटी एक्स है, इज इक्वल टू द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम सच कमोडिटी। यानी जहां पे भी वो पैसा वसूल फील करेगा, यानी जब भी प्राइस ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के, तब एक कंज्यूमर बोलेगा कि दिस इज माय सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मैं ये बदलना नहीं चाहता क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं जितना पे कर रहा हूँ उसके बराबर का ही मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, ना कम ना ज्यादा। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कहां पे होता है? हमारे पास सिंगल कमोडिटी में इक्विलिब्रियम होता है जब प्राइस ऑफ एक्स बराबर आ जाए MU एक्स के। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया ऐसा हो रहा है, ये इसके अंदर केस नंबर 1 बनता है। अगर ऐसा हो रहा है कि प्राइस कम लग रहा है और सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा है यार मजा ही मजा है,
इतना पैसा नहीं देना पड़ रहा लेकिन सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसमें कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, ये आपसे पूछता है कि एक कंज्यूमर को अगर ऐसा लग रहा है कि चीज़ सस्ती है, प्राइस कम है, लेकिन मज़ा खूब आ रहा है, प्राइस कम है सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि प्राइस कम है सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा? इस केस में कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा, क्योंकि पैसा कम लग रहा था और सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा था, ऐसा लग रहा था यार पिक्चर सस्ती है लेकिन मज़ा आ गया, चल दोबारा देखने चलते हैं, कंजम्पशन बढ़ाएगा। अब जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएगा तो कौन पिक्चर में आएगा? पिक्चर में आएगा लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएगा तो उसका सेटिस्फैक्शन अल्टीमेटली क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएगा सेटिस्फैक्शन कम होने लगेगा, और ये कम होता 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 अल्टीमेटली कहाँ पे आ जाएगा? वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। यानी आना उसने यहीं पे है। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा हो सकता है कि उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है, समझे? केस नंबर 2 भी देखो क्या होता है। प्राइस ज़्यादा लग रहा है, सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, ये भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में। यानी कई बार आपको ऐसा लगता है कि चीज़ों में मज़ा नहीं आया, पैसे ज़्यादा लगे बट अच्छा नहीं लगी कोई चीज़, तो तब एक कंज्यूमर क्या करता है? अगर उसको ऐसा लगता है कि पैसा भी लग गया और मज़ा भी नहीं आया, फिर वो क्या करता है अगली बार? फिर एक कंज्यूमर क्या करता है? कंजम्पशन को कर देता है कम, वो उस चीज़ को कम कंज्यूम करने लगता है। यानी उसको कभी देखेगा ही नहीं, कभी 2-4 महीने में 6 महीने में एक बार कंज्यूम करेगा। जब कंजम्पशन कम होता है तो फिर लॉ ऑफ डीएमयू पिक्चर में आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ क्या बोलता है? जब किसी भी चीज़ की कंजम्पशन कम होती है, आपके पास कोई भी चीज़ कम होती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होने लगती है ना? जो चीज़ आपके पास है उसकी कदर नहीं है, क्योंकि वो आपके पास है, वो चीज़ अबंडेंस में आपके पास, लेकिन जो चीज़ कम हो जाएगी ना उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जो चीज़ आपसे दूर है उसकी बहुत वैल्यू है आपकी नज़र में, सीधी सी बात है, ह्यूमन बीइंग इसका नेचर ही ऐसा है ना? तो कंजम्पशन कम करेगा तो उसको लगने लगेगा कि यार ये चीज़ अच्छी है, सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा। अब ये सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा और अल्टीमेटली बढ़ता 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 वापस से ये भी कहाँ पे आएगा? इक्विलिब्रियम पे ही आएगा। इसका मतलब जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना वो तो यही है, प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू एक्स, ये तो होना ही होना है। लेकिन उसके दो केसेस जरूर बढ़ सकते हैं कि आपके जो रास्ता है वो आप भटक जरूर सकते हो। एक बार पी एक्स ग्रेटर देन एम यू एक्स हो सकता है, एक बार पी एक्स लेस देन एम यू एक्स हो सकता है। अल्टीमेटली कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को उसके हिसाब से एडजस्ट करता है, फिर लॉ ऑफ डीएमयू पिक्चर में आता है, फिर सेटिस्फैक्शन ऊपर नीचे होता है और कंज्यूमर वापस से यहीं पहुंच जाता है। तो पहुंचना तो यही है ना? अल्टीमेटली 2 रोटी है तो 2 ही खाओगे, कभी ज्यादा भूख लगी है तो 3 भी खाओगे, कम भूख लगी है तो 1 भी खाओगे, बट अल्टीमेटली बैलेंस तो 2 पे ही आएगा ना, वही चीज है बस, समझे? दिस इज व्हाट वी कॉल एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग अ सिंगल कमोडिटी अप्रोच। आ जाओ, देखो, a consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when marginal utility is equal to price paid for the commodity, that is MUX should be equal to PX। अब केस नंबर 1, केस नंबर 2 ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अगर MUX ज़्यादा आता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है, एंड ही गोज ऑन बाइंग, वो खरीदता रहेगा क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा है, उसको लग रहा है पैसा कम लग रहा है, बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। एज ही बाइज मोर, MU गिरने लगता है लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से, और कंज्यूमर तब तक खाएगा जब तक वो प्राइस के बराबर नहीं आ जाता, ठीक है? दूसरा क्या है? MUX इज लेस देन PX, तब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है और इस बार सेटिस्फैक्शन कम है, तो वो क्या करेगा? कंजम्पशन को कम कर देगा। कंज्यूमर विल रिड्यूस द कंजम्पशन टू रेज हिज सेटिस्फैक्शन, ठीक है? तो देखो ये टेबल बनाई है, प्राइस लिया हुआ है, MU लिया हुआ है। MU को थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा, ये 10 नहीं है 20 है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती है देखो सेटिस्फैक्शन कम होता है, दिस इज 20, ये 20 है, ठीक है? अब देखो इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? यहाँ पे PX MUX के बराबर है। इसके ऊपर क्या हो रहा है? MUX ज़्यादा है, इसके नीचे क्या हो रहा है? MUX कम है ना? सेटिस्फैक्शन कम है, राइट? परफेक्ट। अल्टीमेटली इन सभी सिचुएशन से घूम के यहाँ आएगा और इन सभी सिचुएशन से यहाँ पे आने वाला है, ओके? ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो ना, सीधी सी बात है, इसको यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा था तो ये कंजम्पशन बढ़ाएगा, एक और कंज्यूम करेगा, कम हो जाएगा, और कंज्यूम करेगा तो ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। और अगर यहाँ पे जैसे इसको सेटिस्फैक्शन ही नहीं आ रहा तो ये कम करेगा, तो कम 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 करके वापस से यहीं पे आना इसने यहीं पे है। ठीक हो गया या नहीं हो गया? इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ओके? तो प्राइस को हमने कांस्टेंट लिया है, तो प्राइस तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, प्राइस कांस्टेंट है ना, प्राइस तो 10 10 10 10 10 है, तो प्राइस तो चाहे 1 यूनिट कंज्यूम करो, चाहे 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो यही रहेगा। जो हमारा MU है वो नीचे 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 आता रहता है। अब जहाँ पे भी प्राइस और MU बराबर होंगे इसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है? और जहाँ पे MU 0 होता है इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सैटिटी, इसको पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं। तो बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? परफेक्ट है। इसको एक्सप्लेन कैसे करके आओगे एग्जाम में? ये आपके पास एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एज इट इज आप एक बार रीडिंग लगाओगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं 2 कमोडिटी अप्रोच पे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ये पेपर में पक्का आने वाला है।
टू कमोडिटी अप्रोच को क्या बोलते हैं बच्चे? टू कमोडिटी अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज गॉसन सेकंड लॉ। इसको बोलते हैं गॉसन सेकंड लॉ। तो गॉसन का फर्स्ट लॉ कौन सा था सर? गॉसन का फर्स्ट लॉ क्या होता था? मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो जरा, वीडियो पॉज करके, व्हाट वाज द गॉसन्स फर्स्ट लॉ? कौन सा गॉसन का फर्स्ट लॉ होता था? बताओ जरा फटाफट से। इट इज ऑल्सो नोन एज गॉसन सेकंड लॉ एंड लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा? व्हेन द रेशियो ऑफ MU ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव प्राइसेस आर इक्वल। इसका मतलब क्या है? आपको ये बताता हूँ इसका क्या मतलब है। जब हम टू कमोडिटी पे आएंगे ना बेटा जी, तो देखो एक कंज्यूमर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसको एक में ज़्यादा मज़ा आए, एक में कम। अगर मैं कोई 2 वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ मुझे दोनों में मज़ा आए, है ना। अगर मैं कोई 2 स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे दोनों में मज़ा आए। अगर मैं 2 फ्रूट्स खा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ मुझे दोनों फ्रूट्स अच्छे लगे। मैं किसी भी ऐसी चीज़ पे पैसा नहीं खर्चना चाहूँगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता, राइट। तो टू कमोडिटी में क्या होता है, इसका जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है वो है MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। हमने सेटिस्फैक्शन को प्राइस से डिवाइड करके एक वैल्यू निकाला, ऐसे ही y का भी सेटिस्फैक्शन को प्राइस से डिवाइड करके एक वैल्यू निकाला। अब ये वाला लेफ्ट वाला पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को। ये वाला पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y को। तो हम चाहते हैं जो अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन है या जो मैं पैसा स्पेंड कर रहा हूँ दोनों गुड्स पे, वो बराबर हो। मुझे ऐसा ना लगे कि यार एक में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एक में कम मज़ा आ रहा है। आई वॉन्ट कि मुझे सेटिस्फैक्शन दोनों में ही इक्वल हो। तो जब भी एक कंज्यूमर टू कमोडिटीज कंज्यूम करेगा तो वो क्या बोलेगा कि MUX अपॉन PX यानी कि x का मिलने वाला सेटिस्फैक्शन शुड बी इक्वल टू y का मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। दोनों में बराबर मजा आना चाहिए, एक में ज्यादा एक में कम सही नहीं है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कभी कभार, वही बात है, ऊपर नीचे तो होगा। तो क्या होता है कभी कभार, MUX अपॉन PX ज्यादा हो जाता है MUY अपॉन PY से। दिस इज केस नंबर 1। इस सिचुएशन में क्या होगा, बड़े ध्यान से समझो। MUX अपॉन PX ज्यादा हो गया MUY अपॉन PY से। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि कंज्यूमर को फिलहाल X में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है। हाँ या ना? ये बोल रहा है X बढ़िया है, X बढ़िया चीज है ना। तो इसको सेटिस्फैक्शन X में ज्यादा मिल रहा है और Y में कम मिल रहा है। तो अब जिसमें ज्यादा मजा आएगा उसी को कंज्यूम करेगा। तो ये क्या करेगा, इस बार कंजम्पशन बढ़ाएगा X का। कंजम्पशन ऑफ X विल राइज। अब पैसा तो लिमिटेड है, X का कंजम्पशन बढ़ाएगा और Y का कंजम्पशन कर देगा कम, क्योंकि Y में उसको मजा ही नहीं आ रहा। अगर Y में मजा नहीं आ रहा तो वो उसको कंज्यूम भी नहीं करेगा। तो X का कंजम्पशन बढ़ाएगा, Y का कंजम्पशन कम कर देगा। अब देखो जैसे ही X का कंजम्पशन बढ़ाएगा फिर पिक्चर में कौन आएगा? लॉ ऑफ DMU। ये तो हमेशा बीच में रहता है। पिक्चर में लॉ ऑफ DMU आ जाएगा। कंजम्पशन बढ़ाएगा तो MUX यानी X से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होने लगेगा। जैसे ही कंजम्पशन बढ़ाएगा तो X से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होने लगेगा। इसका कंजम्पशन कम करेगा तो इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, इससे सेटिस्फैक्शन कम होने लगेगा और इसका सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा। तो अल्टीमेटली ये घूम फिर के फिर कहाँ आ जाएगा? बराबर पे। देखो ये ज़्यादा था तो ये कम होने लगेगा, ये कम था तो ये बढ़ने लगेगा। बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? घुमा फिरा के फिर इसने इक्विलिब्रियम पे ही आना है। लेकिन करेगा क्या, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मज़ा इसको X में ज़्यादा आ रहा था। तो X का कंजम्पशन बढ़ाएगा, लॉ ऑफ DMU से क्या होगा, X का सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। अल्टीमेटली Y का कंजम्पशन कम करेगा तो क्या होगा, Y का सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा। और कहाँ के रुकेगा? जहाँ पे ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। केस नंबर 2 अब आप खुद सोचो जरा फटाफट से इसका रिवर्स। MUX अपॉन PX कम है MUY अपॉन PY से। बताओ क्या होगा? MUX अपॉन PX कम है MUY अपॉन PY से। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अपनी कॉपी में लिख लो पहले, वीडियो पॉज करके, फिर वेरीफाई करना कि ठीक लिखा या गलत लिखा। अगर MUX अपॉन PX कम है MUY अपॉन PY से तो क्या हो रहा है? देखो इस केस में Y में सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है। इस बार उसको Y में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अगर Y में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो ये क्या करेगा, कंजम्पशन ऑफ Y बढ़ाएगा। ह्यूमन टेंडेंसी, कंजम्पशन ऑफ Y बढ़ाएगा और कंजम्पशन ऑफ X कम कर देगा। X का कंजम्पशन कम कर देगा। अब अल्टीमेटली फिर से पिक्चर में कौन आएगा? पिक्चर में आएगा लॉ ऑफ DMU। ये डायग्राम भी आप पेपर में बना के आना, टीचर खुश हो जाएगा, बढ़िया नंबर देगा। फिर एक्सप्लेनेशन लिखना, ये डायग्राम बनाया ना, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, Y का कंजम्पशन बढ़ाया तो इससे क्या होगा, Y से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होने लगेगा और X से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा। सही है। अल्टीमेटली इसको भी घूम के कहाँ पे जाना है, इसी सिचुएशन पे जाना है। MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन
पी वाई, चलना यही है, आना इक्विलिब्रियम पे ही है। ये हमारे पास बेटा जी टू कमोडिटी अप्रोच होता है। तो अगर मैं पूरे कॉन्सेप्ट को सम अप करूं तो एक ही जगह पे इस तरीके से आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक ही चार्ट की मदद से तुम पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी है क्या। समझे? आओ जरा आप इसको पढ़ लें कि किताब में क्या लिखा है, नोट्स में क्या लिखा है, किस तरीके से हमें एग्जाम में लिख के आना है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम जब ये कंडीशन फुलफिल्ड हो रही होगी, MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशंस हैं, क्या MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए MUY अपॉन PY के, और आपको पता है MU गिरता है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है। ये तो बेसिक सी बात है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे सेटिस्फैक्शन गिरेगा। इसके अंदर भी दो केसेस बन जाते हैं बेटा जी। क्या? सबसे पहला केस, अगर MUX ग्रेटर देन PX हो रहा है, MUX अपॉन PX ग्रेटर देन MUY अपॉन PY हो रहा है, इसका मतलब कंज्यूमर को क्या मिल रहा है? मोर सेटिस्फैक्शन इन गुड X एज कम्पेयर टू गुड Y। तो वो ज़्यादा X को लेगा, कम Y को लेगा, जिससे क्या होगा? MUX गिरेगा, MUY बढ़ेगा। कब तक होगा? जब तक MUX अपॉन PX बराबर नहीं आ जाते MUY अपॉन PY के। ये जस्ट इसका रिवर्स केस, ये भी मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया। ठीक है या नहीं है? परफेक्ट। अब कंज्यूमर तब तक चलता रहेगा जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आई होप आप लोग को ये टू कमोडिटी वाला केस समझ में आ गया होगा। अब छोटा सा एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है बच्चे? मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कंज्यूमर हमेशा बड़ा बंडल खरीदेगा। बड़ा बंडल मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि आप मॉल में गए, एक हाइड एंड सीक का पैकेट रखा हुआ है जिसके अंदर नॉर्मल पैकेट है 25 रुपीज़ का, एक हाइड एंड सीक और है नॉर्मल पैकेट 25 का ही है बट उसमें 20% ऑफ है। तो आप क्या करने वाले हो? 20% एक्स्ट्रा है तो आप क्या करने वाले हो? हमेशा 20% एक्स्ट्रा वाला बाय करने वाले हो। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अ कंज्यूमर ऑलवेज कंज्यूम्स वो वाला बंडल जिसमें क्वांटिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि यार इससे मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इसको हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं। इट मींस दैट अ रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी। एक कंज्यूमर हमेशा मोर ऑफ अ कमोडिटी प्रेफर करता है एज इट ऑफर्स हिम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है टोटल यूटिलिटी तो बढ़ता ही है। बच्चे याद रखना, MU फॉल होता है, TU तो बढ़ता ही रहता है। समझे? TU तो एक पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बाद गिरेगा, एक बार तो TU बढ़ता 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 हाईएस्ट पे जाएगा। समझे? तो अगर देखो दो बंडल हैं, 10 एप्पल 10 बनाना, 7 एप्पल 7 बनानास, तो एक कंज्यूमर हमेशा पहला वाला रेफर करेगा, 10A 10B। द कंज्यूमर विल प्रेफर फर्स्ट बंडल एज कंपेयर टू सेकंड बंडल बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, लास्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास आज का जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी आगे, तो इसको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? तो देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि देखो कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है ना, पैसा उसके पास लिमिटेड है। तो अगर वो दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है तो उसको अगर एक बढ़ानी है तो दूसरी कम करनी ही पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक चीज ज्यादा लेना चाहते हो तो दूसरी कम करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी इनकम लिमिटेड है। तो जिस रेट से एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट करता है दूसरी की जगह, यानी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है कितना गेन करने के लिए, उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट at which commodities can be substituted with each other। जिस रेट से कमोडिटी सब्स्टिट्यूट करी जाएगी एक दूसरे से, so that total satisfaction remains the same। अब जैसे पहला कॉम्बिनेशन था, एक एप्पल ले रहे थे तो 15 बनानास ले रहे थे। अब अगर एक एप्पल बढ़ाया तो 5 बनाना सेक्रीफाइस करे, तो MRS क्या होता है? डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन। तो 5 बनाना सेक्रीफाइस करे और एक एप्पल गेन करा। फिर से एक एप्पल और बढ़ाया तो 4 बनाना सेक्रीफाइस करे। फिर से एक एप्पल और बढ़ाया तो 3 बनाना सेक्रीफाइस करे। फिर से एक एप्पल और बढ़ाया तो 2 बनाना सेक्रीफाइस करे। अब तुम्हें पता है ये सेक्रीफाइस कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि आपके पास एप्पल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो अब आपको उसमें कम 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 मजा आ रहा है, तो आप इतने बनाना सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहे। जब मेरे पास एप्पल नहीं था तो मैंने बोला था कि मैं एक एप्पल लेने के लिए 5 बनाना भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं। जब मैंने एक एप्पल हो गया मेरे पास, तो अब मुझे उतना मजा नहीं आ रहा क्योंकि एक एप्पल मेरे पास ऑलरेडी है। मैं बोलूंगा इस बार आई विल सेक्रीफाइस ओनली 4 बनानास। ठीक है, फिर मेरे पास 2 एप्पल हो गए तो अब मुझे उसमें और कम मजा आ रहा है, इस बार आई विल सेक्रीफाइस ओनली 3 बनानास। तो लॉ ऑफ डीएमयू यहां भी काम करता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के पीछे भी लॉ ऑफ डीएमयू है। तो लॉ ऑफ डीएमयू तो बेस है, बट ये कॉन्सेप्ट क्या है कि कितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो कितना गेन करने के लिए, इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी। दिस वाज इट गाइस। यहाँ पे हमारा कार्डिनल यूटिलिटी खत्म हो जाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल जिसमें आप मेजर कर सकते हो और ऑर्डिनल जिसमें आप मेजर नहीं कर सकते। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या फिर हम इसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोलते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी या फिर इंडिफरेंस कर्व। देखो कार्डिनल में क्या होता था, कार्डिनल यूटिलिटी में आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते थे 2 तरीके से, या तो मनी की टर्म्स में
और या फिर इमेजिनरी यूनिट के टर्म्स में जिसको हम यूटिल्स बोलते थे। यही सिखाया मैंने आप लोगों को कि कार्डिनल में ये बोला जाता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड ईदर इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ इमेजिनरी यूनिट्स कॉल्ड यूटिल्स। आज हम देखने वाले हैं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या बोलता है। देखो ऑर्डिनल यूटिलिटी ये बोलता है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, आप सिर्फ उसकी रैंकिंग कर सकते हो। लाइक आपने एप्पल्स खाए और बनानास खाए, अब आप ये नहीं बता सकते किससे कितना सेटिस्फैक्शन आया, लेकिन आप रैंक जरूर कर सकते हो कि यू प्रेफर एप्पल ओवर बनाना और बनाना ओवर एप्पल। आप रैंक 1 किसको दोगे, रैंक 2 किसको दोगे। अब इस अप्रोच में ज्यादा कंट्रीब्यूशन या ज्यादा क्या मेजर कंट्रीब्यूशन एलन और हिक्स का है, इसीलिए इसको हम हिक्स एंड एलन अप्रोच भी बोलते हैं कई बार, और इसको हम हिक्सियन अप्रोच भी बोलते हैं, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो आज देखो हम सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व के बारे में जानकारी लेंगे। लिखा हुआ है देखो, इंडिफरेंस कर्व वाज मेड बाय हिक्स एंड एलन, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज हिक्स एंड एलन। परफेक्ट। इसके अलावा तुम लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी सब ये फालतू है, ये सिर्फ वैसे ही मैंने लिख दिया था, राइट। आपको जो चीजें देखनी है वो यहां से देखनी है कि बेसिकली इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब देखो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है बेटा जी। हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक फिक्स्ड सेट ऑफ इनकम है। आपके पास इनकम फिक्स्ड ही होगी, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड इनकम। अंबानी भी ये बोलता है मेरे पास लिमिटेड इनकम है ना। अनलिमिटेड किसी के पास नहीं है, सबके पास नीड्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो हमारे पास एक फिक्स्ड इनकम है। अब उस इनकम के साथ हम कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले पाए। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखाता है दो पर्टिकुलर गुड्स के जो मैं खरीदता हूं मेरी इनकम से। मैंने क्या बोला? मेरी इनकम से मैं दो पर्टिकुलर गुड्स खरीदूंगा, ठीक है, चाहे वो एप्पल बनाना ले लो कि एप्पल भी लूंगा और बनाना भी लूंगा। फिर मैं ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करूंगा कि मुझे इनसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आ रहा हो। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल देखो, मैं ये टेबल से आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला मेरी जितनी मेरी इनकम है उससे मैंने एक एप्पल खरीदा और 15 बनाना खरीदे और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। एक एप्पल खरीदा, 15 बनाना खरीदे और मुझे बढ़िया सेटिस्फैक्शन आ रहा था। एप्पल महंगा है, बनाना सस्ते हैं, तो मैं अपनी इनकम के हिसाब से मैंने कॉम्बिनेशन बना लिया, एक एप्पल 15 बनाना। अब हुआ क्या सर? अब मेरे पास एप्पल कम है, बनाना ज्यादा है, तो मुझे एप्पल की नीड लग रही थी। मुझे लग रहा था यार एप्पल तो ज्यादा बढ़िया चीज है, क्योंकि हमारे पास जो भी चीज ज्यादा होती है ना, हमें उसमें इतना मजा नहीं आता। जिस चीज की कमी होती है वो हमें ज्यादा बढ़िया लगती है। आपके पास कोई चीज नहीं है ना, तो आपको लगेगा यार मेरे पास ये होनी चाहिए थी। जिस दिन वो चीज आ जाएगी ना, तुम्हें लगेगा यार ये तो इतनी खास भी नहीं है ना। तो देखो अभी मेरे पास एक एप्पल है, 15 बनाना है। अब मैं चाह रहा था यार मुझे एक एप्पल और चाहिए कैसे भी करके, मेरे पास 2 एप्पल्स होने चाहिए। तो 2 एप्पल, क्योंकि मेरे पास एप्पल नहीं थे, तो मैं उसके लिए बनाना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया बहुत सारे। मैंने बोला यार एक एप्पल बढ़ाने के लिए, देखो 1 से 2 + 1 ही तो होगा, एक एप्पल बढ़ाने के लिए मैं 5 बनाना सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हूं, +1 करने के लिए, -5 करने के लिए भी तैयार हूं। यानी यहां पे 5 बनाना का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूं जस्ट फॉर 1 एप्पल। ठीक है या नहीं है? अब देखो मेरे पास अब 2 एप्पल हो गए, अब मेरे पास पहले से ज्यादा एप्पल हो गए, राइट। अब मैं इतना सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि अब मुझे इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा जितना पहले मिल रहा था। पहले एक ही एप्पल था, अब 2 हो गए, मेरे पास 2 हो गए, तो कंपैरेटिवली सेटिस्फैक्शन कम होगा। लॉ ऑफ डीएमयू यही बोलता है, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हो सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है। तो मैंने बोला यार एक एप्पल और चाहिए, मैं एक और बढ़ाने के लिए, लेकिन इस बार मैं 5 नहीं सैक्रिफाइस करूंगा भाई, मैं सैक्रिफाइस करूंगा बस 4। मैं इस बार 4 ही सैक्रिफाइस करूंगा। ठीक है जी, अब आपके पास 3 एप्पल हो गए। अब मैंने बोला कि मुझे एक एप्पल और चाहिए, एक और के लिए, लेकिन इस बार सैक्रिफाइस मैं और कम करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरे पास एप्पल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है, तो मैं सैक्रिफाइस करना नहीं चाह रहा, है ना। अब क्या होगा? मैंने कहा यार एक एप्पल और, लेकिन इस बार मैं सैक्रिफाइस सिर्फ 2 ही बनाना करूंगा। तो ऐसे करते करते अलग अलग 5 कॉम्बिनेशंस बन गए। जितना सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पे है उतना ही सेटिस्फैक्शन यहाँ पे है, उतना ही सेटिस्फैक्शन यहाँ पे है, उतना ही सेटिस्फैक्शन यहाँ पे है, उतना ही सेटिस्फैक्शन यहाँ पे, क्योंकि इधर से कम हो रहे हैं तो इधर बढ़ भी तो रहे हैं, है ना। दोनों इसलिए नहीं बढ़ा सकता क्योंकि इनकम लिमिटेड है। अगर मेरी इनकम बढ़ जाए तो मैं ये भी बढ़ा लूँ, ये भी बढ़ा लूँ, लेकिन फिक्स्ड इनकम है, तो फिक्स्ड इनकम के केस में एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम तो होनी पड़ेगी। तो इंडिफरेंस कर्व इन्हीं पोजीशंस को प्लॉट करता है। इंडिफरेंस कर्व एक वो कर्व है जो अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है 2 गुड्स पे, जिसपे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये इंडिफरेंस कर्व होता है, समझे? तो देखो क्या है, इंडिफरेंस कर्व रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ बनेगा ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स ऑफ 2 गुड्स। सर 2 गुड्स ही क्यों लेते हैं, एक क्यों नहीं लेते भाई? ग्राफ में आपके पास 2 एक्सिस है ना, एक्स और वाई, तो 2 ही लेंगे, 3 भी नहीं लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे, 1 भी नहीं लेंगे, 2 ही लेंगे, इकोनॉमिक्स है ना। अमंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब है
विच इज गिविंग कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी हर बार कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम आ रहा है. इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव द कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन. समझे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी जल्दी से. अब ये समझो कि कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो कितना गेन करने के लिए. इसकी रेशो को हम एमआरएस बोलते हैं. एमआरएस का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हो ना कि एक के बदले में दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना. तो किस रेट से आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, कितना सेक्रीफाइस करके कितना गेन कर रहे हो. फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय डेल्टा गेन. इसी को हम एमआरएस बोलते हैं. सही है. तो अगर आपको भी ये टेबल बनानी हो एग्जाम में बिल्कुल परफेक्ट, तो कैसे बनाओगे? एप्पल ले लेना 1 2 3 4 5. ठीक है, एप्पल क्या ले लेना 1 2 3 4 5. फिर इसका टोटल कर देना. देखो इसका टोटल कितना आता है 15. 1 2 3 4 5 करोगे ना तो 15 आ जाएगा, उसको सबसे ऊपर लिख देना. ठीक है, फिर क्या करना? सही है, फिर क्या करना? 15 माइनस 5 कितना आ गया? 10. 10 माइनस 4 कितना आ गया? 6. 6 माइनस 3 कितना आ गया? 3. 3 माइनस 2 कितना आ गया? 1. इस तरीके से आपकी बेस्ट टेबल बन जाएगी. आपको इसी तरीके से टेबल बना देनी है, आपका काम हो जाएगा एकदम परफेक्ट. इंडिफरेंस कर्व भी परफेक्ट बनेगा. 1 2 3 4 5 15 यहाँ रख देना, फिर नीचे से माइनस कर देना, टेबल तैयार. ठीक है, आओ अब इसको जब आप प्लॉट करोगे, देखो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो कर्व कुछ ऐसा आएगा. देखो येलो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे बच्चों ने बताया था कमेंट्स में, तो मैंने इसको वाइट करवा दिया. देखो ये हमारे पास आ गया किस तरीके से. इधर हमने एप्पल ले लिए 1 2 3 4 5, इधर बनाना ले लिए. सही है. अब जब 1 एप्पल था तो 15 बनानास थे, तो हमारा ये पॉइंट आया, ये आ गया. ठीक है, उसके बाद एक एप्पल अगर और प्लस करना है, यहाँ 2 पे जाना है, तो बनाना 5 सेक्रीफाइस करने पड़े थे. हम यहाँ पे हमने कर दे -5, यानी हम यहाँ 10 पे आ गए थे. तो बेसिकली ये मेरा पॉइंट होगा जिसमें मेरे पास 2 एप्पल होंगे और 10 बनाना होंगे. फिर एक और अगर मुझे बढ़ाना है, 3 पे जाना है, तो यहाँ पे मुझे 3 सेक्रीफाइस करने पड़े थे. राइट, तो हम यहाँ पे आ गए थे इस पॉइंट पे, यहाँ कहीं पॉइंट पे हम आ गए थे. सही है. उसके बाद ऐसे ही ये बढ़ेगा और ये सेक्रीफाइस होगा. ये कॉम्बिनेशन हमारे पास बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा बनता चला जाएगा. और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं और ये एक कर्व निकल आता है जिसको हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं. इस कर्व को हम क्या बोल देते हैं? इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, अब देखो इंडिफरेंस कर्व में जितने भी पॉइंट्स हैं P, Q, R, S, T, जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स पे कंज्यूमर इज गेटिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आ रहा है बच्चे इन हर पॉइंट पे. ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है. ओके, अब देखो क्या लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन देखो. एज सीन इन शेड्यूल कंज्यूमर इज इनडिफरेंट. कंज्यूमर क्या है? इनडिफरेंट है between 5 combinations. Combination P gives same satisfaction as 2A and 10B and so on. By joining these points, join करके हमें कर्व मिलेगा जिसको हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं. इसका स्लोप, इसको सावधान इंडिया लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट. स्लोप क्या है इसका? MRS. MRS इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, ये चीज़ याद रखेंगे. MRS का मतलब कितना सेक्रीफाइस हो रहा है और कितना गेन हो रहा है. इसी से तो इंडिफरेंस कर्व वैसी शेप में आया, तो इसको हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव मोनोटोनिक प्रेफरेंस. अगला हमारे पास क्या आता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस. इसकी हमने पहले भी एक बार डिस्कशन किया था. क्या होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस? मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि एक कंज्यूमर हमेशा बड़ा वाला बंडल उठाएगा. इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लो. फॉर एग्जांपल आप लोग मैगी लेने के लिए गए. ठीक है, अब मैगी का पैकेट सपोज 100 रुपीज़ का है. अब उस पर लिखा है कि इसके अंदर 6 पीस ऑफ मैगी होंगे, वो 6 पीस होंगे. और एक और बराबर में पैकेट रखा है मैगी का ही जिसपे स्कीम चल रही है और उस पर लिखा हुआ है 20% एक्स्ट्रा है, वो भी 100 रुपए का. दोनों ही पैकेट 100 रुपए के हैं, एक में 20% एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, एक में कुछ नहीं लिखा. तो आप हमेशा 20% एक्स्ट्रा वाला उठाओगे या नहीं उठाओगे? इसी कॉन्सेप्ट को मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं. मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक वो कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि एक कंज्यूमर हमेशा वो क्वांटिटी पसंद करेगा जिसमें ज्यादा चीजें होंगी. क्यों? क्योंकि उससे उसका TU मैक्सिमम होगा, उसमें उसको टोटल सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा. तो क्या लिखा है? इट मींस दैट अ रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. इट इंप्लाइज दैट जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है TU भी बढ़ता है. जैसे 10A 10B 7A 7B, आप हमेशा ये 10A 10B लोगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप. सर इंडिफरेंस मैप क्या होता है? तो देखो इंडिफरेंस मैप हम बोलते हैं बेसिकली फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स को. जैसे मैंने इंडिफरेंस कर्व बनाया तो हमारे पास ये बन गया, दिस इज इंडिफरेंस कर्व. इसको हम क्या बोलते हैं? IC बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व. इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये A, B, C, D, E, इन सब पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आ रहा होता है. कि सपोज ये है, फिलहाल ये है,
एप्पल और बनाना, ठीक है। अब अगर उसको एप्पल बढ़ाना है तो बनाना कम करना पड़ेगा। तो सपोज उसने एप्पल यहाँ से यहाँ किया तो बनाना माइनस होगा, है ना। फिर एप्पल बढ़ाना है, एप्पल अगर बढ़ा के यहाँ से यहाँ किया तो बनाना और माइनस होगा। तो देखो एक चीज़ बढ़ाने के लिए दूसरी कम करनी पड़ती है, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है ना। तो हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना गेन करने के लिए, यही तो स्लोप है। ये आप गेन कर रहे हो या प्लस कर रहे हो या आप माइनस कर रहे हो हर बार, तो इसी को हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। अब क्या होता है, अगर एक कर्व पे एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व्स आप बनाओ, यानी किसी एक मिस्टर एक्स की इनकम के हिसाब से ये बन गया, ठीक है। फिर मिस्टर वाई की इनकम के हिसाब से ये बन गया, फिर मिस्टर जेड की इनकम के हिसाब से ये बन गया, क्योंकि जिसकी जितनी इनकम उतना बड़ा बंडल, ज़्यादा बड़ी इनकम वाले का ज़्यादा बड़ा बंडल, है ना। तो बेसिकली ये 3 IC बन गए, IC1, IC2, IC3। तो इस पूरे को, जिसके अंदर एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। तो जहां पे बेटा एक इंडिफरेंस कर्व होता है वो तो इंडिफरेंस कर्व ही है, जो फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व है उसको हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। आओ देखो, indifference map refers to the family of indifference curves that represents consumer preferences over the bundle of two goods. It represents all the combinations which provide same level of satisfaction. Every higher or lower level of satisfaction can be shown on different indifferent indifference curves. सही हो गया बेटा जी, परफेक्ट। एक्सप्लेनेशन का आप एक बार ध्यान से देखो, इसको क्या लिखा हुआ है। ये बोल रहा है IC1 represents lowest satisfaction, IC2 shows more, IC3 is the highest level of satisfaction. Obviously देखो IC1 सबसे नीचे है, तो इसमें अगर एक कॉमोडिटी सपोज ये आ रही है, सपोज 1 एप्पल एंड 2 बनानाज आ रहे हैं सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे IC2 पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या आ रहे थे, 2 बनाना 1 एप्पल। वही IC2 पे क्या आ रहे हैं, 2 बनाना 3 एप्पल, ज़्यादा क्वांटिटी आ रही है। वहीं अगर IC3 पे मैं चला जाऊँ तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 बनाना 4 एप्पल। तो जितना ऊपर जाता जा रहा हूँ उतनी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, उतना सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा जी, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, परफेक्ट है, ये चीज़ पता रखना। ऑलराइट, चलो इसमें से इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। अब आता है एमआरएस में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, उसको हम एमआरएस बोलते हैं। इट रेफर्स टू द रेट एट विच कमोडिटी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर सो द टोटल सेटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम। इसका आपको टेबल वही वाला सेम टू सेम बना देना है। इसके बाद बस इसका यहाँ से फॉर्मूला याद रखना, सेक्रीफाइस कितना हो रहा है और गेन कितना हो रहा है। यूनिट्स ऑफ बनानाज विलिंग टू सेक्रीफाइस एंड यूनिट्स ऑफ एप्पल विलिंग टू गेन। देखो एमआरएस इज डिमिनिशिंग, एमआरएस कम होता रहता है। पहले कितना एमआरएस था, पहले कितना सेक्रीफाइस किया था, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ये कम होता जा रहा था। कम क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू इसके पीछे रीजन होता है बेटा कि सेक्रीफाइस कम होता चला जाता है, ठीक है। एमआरएस को ही हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं और एमआरएस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिमिनिश क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। चलो इसके बाद क्या आता है, अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के कुछ अजम्पशंस भी हैं। क्या है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस। नंबर 1, आप हमेशा 2 कमोडिटी लोगे, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, एक नहीं 2, मैंने बोला ना 2 कमोडिटी हमेशा लेनी है। नॉन सैटिटी का मतलब होता है कंज्यूमर अभी अपने हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन पे नहीं पहुंचा है, वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाएगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी आप रैंक दे सकते हो, आप मेजर नहीं कर सकते। डिमिनिशिंग एमआरएस हम डिमिनिशिंग मान के चलते हैं कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो लॉ ऑफ डीएमयू लगेगा, सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा। कंज्यूमर रेशनल है, ये भी एक हमारा एजम्पशन है कि कंज्यूमर कैसा है, रेशनल है, यानी वो एक अच्छी सिचुएशन में है, वो अपने जितने भी डिसीजंस हैं वो प्रॉपर्ली ले सकता है, ठीक है। देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक, और ये पक्का एग्जाम में आता है आपके, इसको सावधान इंडिया मार्क कर लेना और तुम्हारे एग्जाम में आएगा, तैयार करके जाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो सबसे पहला इसकी शेप। हमेशा कभी भी आपको बताना हो ना तो आप स्लोप बताना और शेप बताना, 2 चीज़ें जरूर बताना। स्लोप जैसे पीपीसी में भी बताई थी ना हमने, स्लोप और शेप, स्लोप और शेप। तो देखो स्लोप कैसा है, ये डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे आता है ना, और शेप कैसा है, ये कॉन्वेक्स। पीपीसी क्या होता था, देखो पीपीसी ऐसा होता था, ये तो ये भी डाउनवर्ड था लेकिन ये कॉनकेव था। पीपीसी कॉनकेव था डाउनवर्ड लेकिन कॉनकेव, ये भी डाउनवर्ड है। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, इंडिफरेंस कर्व ये है, आ रहा है ये भी ऊपर से नीचे लेकिन ये शेप कॉन्वेक्स है।
है ना। तो देखो इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से ये क्या होता है, कॉनकेव होता है। तो यहां पे ध्यान रखना, अगर हम वापस से उस पर चलें तो देखो ये मेरा इंडिफरेंस कर्व है, ये क्या है, कॉन्वेक्स है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। अगर इंक्रीजिंग एमआरएस होना तो ये कॉनकेव बन जाए, और अगर कांस्टेंट हो कि जितना सेक्रीफाइस उतना ही गेन, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो याद रखना बेटा जी, कॉन्वेक्स क्यों है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। कॉनकेव कब हो सकता है, अगर इंक्रीजिंग एमआरएस आ जाए, और कांस्टेंट अगर होगा तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ओके आओ सर। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। एक का क्वांटिटी बढ़ रहा है, दूसरे का क्वांटिटी कम हो रहा है। ये आप हर जगह पढ़ते हो, कभी भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो कर्व डाउनवर्ड होगा ऑलवेज। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तीन चीजें आई बच्चे, तीन प्रॉपर्टीज आ गई। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है, एमआरएस की वजह से। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से। एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पूरा पॉइंट लिया है। देखो, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टचेस एक्स और वाई एक्सेस। एक तो कभी भी इंडिफरेंस कर्व एक्स और वाई एक्सेस को टच नहीं करते, दूसरा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। सर इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते? देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये इंडिफरेंस कर्व बनाया, ठीक है, और एक ये इंडिफरेंस कर्व बनाया। अब यहाँ पे लिया A, यहाँ पे लिया B, यहाँ पे लिया C, ठीक है। ये हो गया IC1, ये हो गया IC2। अब सबसे पहले आप IC2 पे देखो, IC2 पे A इज इक्वल टू B होगा, सही है, A इज इक्वल टू B, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व पे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। IC1 पे क्या होगा, B इज इक्वल टू C। IC1 पे, ये है IC1 पे, ये है ना ये वाला, तो B इज इक्वल टू C, क्योंकि B तो दोनों पे आ रहा है। और IC2 पे A इज इक्वल टू B, तो अगर देखा जाए इस हिसाब से तो A इज इक्वल टू C होना चाहिए, प्रॉपर्टी है। A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, तो A इज इक्वल टू C। अब आप खुद देखो, क्या ये और ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो सकते हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दो पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं सकता। अगर दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स हैं तो उनका अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देखने को नहीं मिलता बेटा जी, ठीक है। और कभी भी टच नहीं करेंगे। सर टच क्यों नहीं करेंगे? देखो अगर इसने टच कर दिया, ऐसा कर दिया, तो ये जीरो हो गया, इधर टच कर दिया तो ये जीरो हो गया, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता ना। हमने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि हम दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों से कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन आ रहा है, तो ये कभी भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि सेटिस्फैक्शन हम कभी भी जीरो कंसिडर नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। हम मान के चल रहे हैं कि हम कोई ना कोई कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, सही है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो गाइज दिस वाज अबाउट इंडिफरेंस कर्व। काफी अच्छा बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इंडिफरेंस कर्व में आपने ये सीखा कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं दो गुड्स के। अब यार दो गुड्स कितना खरीदोगे वो तो तुम्हारे बजट पे डिपेंड करेगा ना। यानी इंडिफरेंस कर्व एक कॉन्सेप्ट तो है, बट इंडिफरेंस कर्व से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बजट लाइन, कि यार मेरा बजट क्या है, मैं कितने पैसे में दो कॉम्बिनेशन खरीदना चाहता हूं। तो एक्चुअल में क्या होता है, आओ देखो बजट लाइन क्या है। अ कंज्यूमर कैन परचेज ओनली दोज कॉम्बिनेशंस विच कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू हिज इनकम। अगर मेरा 20 रुपए का इनकम है तो मैं वही कॉम्बिनेशन खरीद सकता हूं जो मेरा 20 से या तो कम होंगे या 20 के बराबर होंगे, राइट। तो क्या लिखा है, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफ है जो हमें क्या दिखाता है, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स के, which can be purchased with given income and prices, जो खरीदे जा सकते हैं आपकी इनकम और प्राइसेस के साथ, such that किस तरीके से, इस तरीके से that the cost of each of these combination is equal to money income of the consumer। इस तरीके से कि जो कॉस्ट है वो किसके बराबर आ जाए, आपकी मनी इनकम के बराबर आ जाए। मनी इनकम मतलब पैसे के बराबर आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बजट लाइन की डेफिनेशन स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है। अब देखो मैं आपको बजट लाइन थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करता हूं। कर्व को मत देखना, कर्व अलग से बनाएंगे। आप एक काम करो, हम इस पूरे टेबल को ही दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है ना। हम एक काम करते हैं, इस पूरे टेबल को दोबारा से बनाते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरी जो इनकम है वो 20 रुपीज़ है। वाई मतलब इनकम, वाई का मतलब इनकम होता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। एप्पल 4 रुपए का है,
और जो बनाना है वो 2 रुपए का है, ठीक है। इनकम 20 रुपए है, एप्पल 4 रुपए का है, बनाना 2 रुपीज़ का है। तो अब हम यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है। एप्पल बनाना, ये हो गया एप्पल जो कि 4 रुपए का है, बनाना जो कि 2 रुपए का है, और यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन ए, मैं बोलता हूँ कि मैं 20 के 20 रुपए एप्पल पे लगाना चाहता हूँ, मेरी 20 की इनकम है, आई वांट मैं सबसे एप्पल खरीद लूँ, तो कितने एप्पल आ जाएंगे? अगर 20 रुपए हैं, 4 रुपए का एक एप्पल है, तो 5 आ जाएंगे। बनाना कितने आएंगे? 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 5 एप्पल 0 बनाना। पहला कॉम्बिनेशन तो ये बना। अब मैं चाहता हूँ कि भैया मैं इसी में अपनी 20 रुपए की इनकम में एप्पल भी लूँ और बनाना भी लूँ, तो एक काम करूँ, एक एप्पल कम कर दूँ। एक एप्पल अगर मैं कम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 एप्पल कर लेता हूँ, 4 एप्पल, तो 4 × 4 16 रुपए के हो गए, 4 रुपए बचे अभी भी, बनाना 2 रुपए का है, तो 2 बनाना आ जाएंगे। देखो 4 एप्पल, 4 × 4 16, 2 बनाना, 2 × 2 4, 20 रुपए यहाँ पे भी खर्च हो गए पूरे, है ना। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, सी कॉम्बिनेशन में एक एप्पल और कम कर दो। अगर एक एप्पल और कम कर दिया, 3 एप्पल करे, तो 3 × 4 अभी 12 रुपए खर्च हुए। अब कितने बचे? 8 रुपए बचे। 8 रुपए में कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। 4 बनानाज, राइट। अब हम क्या करते हैं? डी। अब एप्पल 2 कर दो। अगर एप्पल 2 लेने हो तो बेसिकली 2 एप्पल अगर लेने हो तो 2 × 4 8 रुपए खर्च हुए, 12 बचे, तो 6 बनानाज आ जाएंगे, राइट। उसके बाद ई कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं कि एक ही एप्पल लेना है। अगर एक एप्पल लें तो 8 बनानाज आ जाएंगे, 1 एप्पल एंड 8 बनानाज। उसके बाद लास्ट कॉम्बिनेशन मुझे एप्पल चाहिए ही नहीं, जैसे यहाँ पे बनाना नहीं चाहिए था, एप्पल चाहिए नहीं, तो कितने आ जाएंगे? 10 बनानाज आ जाएंगे, 0 एप्पल एंड 10 बनानाज। तो देखो क्या ये सब कॉम्बिनेशंस बनते हैं मेरी इनकम के साथ, है ना। 20 रुपए की अगर मेरी इनकम है तो ये सब कॉम्बिनेशन में एप्पल और बनाना आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है? सिंपली इसको प्लॉट करना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका कर्व बना दो भैया, तो हम बना देंगे यार, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हमें इसका कर्व बनाना हो, ठीक है, लेट सपोज एप्पल बनानास 0 1 2 3 4 5 और बनानास 2 4 6 8 10, ठीक है। सबसे पहले 5 एप्पल 0 बनानास, ये आ गया 5 एप्पल 0 बनाना। 4 एप्पल 2 बनानास, लगभग यहाँ आ जाएगा 4 एप्पल 2 बनानास। उसके बाद 3 एप्पल 4 बनानास, देन वी हैव 3 एप्पल्स 4 बनानास, 3 एप्पल्स 4 बनानास। उसके बाद 2 एप्पल्स 6 बनानास, 2 एप्पल्स 6 बनानास। देन वी हैव 1 एप्पल 8 बनानास, ये आ गया। उसके बाद यू हैव 0 एप्पल्स एंड 10 बनानास, ये आ गया, है ना। तो अब जब आप इसको प्लॉट करते हो लाइक दिस, इस तरीके से एक लाइन आई सीधी सीधी, है ना। ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया आपका? ये कॉम्बिनेशन A B C D E और F हो गया। अब ये जो आपने लाइन बनाई है, ये लाइन ही आपकी बजट लाइन है। देखो ये आपका बजट शो कर रही है, ये लाइन क्या शो कर रही है? आपका बजट शो कर रही है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, इस लाइन पे आपने टोटल 20-20 रुपए खर्च दिए। यहाँ पे भी आपके 20 रुपए खर्च हुए, यहाँ पे भी 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 20 रुपए खर्च हुए, और यहाँ पे भी 20 रुपए खर्च हुए। हर कॉम्बिनेशन पे आपके 20 रुपए खर्च हुए हैं। आप इस लाइन के बाहर कोई कॉम्बिनेशन खरीद ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका बजट ही नहीं है। और इस लाइन के अंदर अगर आप जाओगे तो आप अंडर स्पेंडिंग कर रहे हो, मतलब आप पैसा कम खर्च रहे हो। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने एक कॉम्बिनेशन ये ले लिया, सपोज P, तो P पे क्या आएगा? देखो P ऐसा बनेगा, इसका मतलब 1 एप्पल और 4 बनाना, है ना। एक एप्पल कितने का था? 4 रुपए का। 4 बनाना कितने का था? 2 रुपीज का। 8, तो देखो 12 रुपए खर्च रहा हूँ या नहीं खर्च रहा हूँ। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब अंडर स्पेंडिंग होगी। और अगर मैं बाहर चला जाऊँ, सपोज मैं यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ चला जाता हूँ, पॉइंट X, यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? देखो यहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा ये, इसका मतलब 8 बनाना 4 एप्पल। एप्पल 4 रुपए का था तो 16 और 16 32 चाहिए। मेरी इनकम कितनी है? 20। तो ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, समझ रहे हो। तो बजट लाइन क्या है? बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जो आपका बजट दिखा रही है, यानी आप इस लाइन से बाहर स्पेंड ही नहीं कर सकते। यही लाइन आपकी स्पेंडिंग है,
इससे बाहर आप खर्चा नहीं कर सकते, इसके बाहर आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जहां 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 मर्जी आप खर्चा कर लो, वहां आपका पैसा बचेगा, वहां आप सेविंग कर रहे हो, ठीक है या नहीं है। यही बजट लाइन की ब्यूटी है, ये आपको ये दिखाता है कि आप कितना खर्चा कर सकते हो। लो इसका स्क्रीनशॉट। अब ये देख लेते हैं कि किताबों में क्या लिखा है ना भाई, ये तो हमने पढ़ लिया। सर अब वो दिखाओ किताबों में क्या लिखा है। देखो ये वही टेबल है, कर्व मैंने आपको बना दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो बाहर जो भी कर्व होगा वो अनअटेनेबल होगा। अनअटेनेबल का मतलब आप यहाँ पे नहीं जा सकते, है ना। ये आपकी बजट लाइन है, ये लाइन पे आप पूरा खर्चा कर रहे हो, और अंदर मतलब आप अंडर स्पेंडिंग कर रहे हो, मतलब आप पैसा बचा रहे हो। देखो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि एप्पल्स हमने एक्स एक्सिस पे लिए, बनाना हमने वाई एक्सिस पे लिए। कंज्यूमर अलग अलग पॉइंट्स पे खर्चा जरूर कर रहा है, लेकिन सब पे 20 रुपए उसके खर्च हो रहे हैं, ठीक है जी। आगे लिखा है हमारे पास, जब हम सारे कॉम्बिनेशंस को जोड़ देते हैं तो बजट लाइन बन के आ जाती है, ठीक है। बजट लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके लिए देखना जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको सावधान इंडिया लिख लेना। सावधान इंडिया सवाल क्या सर? बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड, बजट लाइन हमेशा नीचे की तरफ आती है। देखो अभी आपने बजट लाइन बनाई ना, ऐसा नीचे आया। आप बहुत सारे कर्व्स बना चुके हो जो नीचे आते हैं। नीचे क्यों आते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। एप्पल कम हो रहा था तो ही बनाना बढ़ रहा था। कभी भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा, कर्व नीचे आएगा। बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली बराबर टू द कंज्यूमर्स इनकम लाई ऑन द बजट लाइन, बोल रहा है जो आपकी इनकम के बराबर है वो बजट लाइन पे आते हैं, यानी इस पे जितने भी पॉइंट आएंगे उस पे 20 रुपए खर्च हुए होंगे। बंडल विच कॉस्ट लेस, जिन पे कम खर्चा करते हो वो इसके अंदर आते हैं हमेशा, ये भी मैंने आपको बता दिया। दे शोज अंडर स्पेंडिंग। एंड बंडल्स विच कॉस्ट मोर, जो महंगे हैं वो बाहर आएंगे, वो आपके बजट से बाहर हैं, आप इन पे नहीं जा सकते। दीज आर नॉट अवेलेबल टू द कंज्यूमर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ बजट सेट। सर बजट सेट का क्या मतलब होता है? देखो बजट लाइन में हमने जितने भी कॉम्बिनेशन लिए उन सब पे 20 रुपए खर्च होने जरूरी थे, यानी बजट लाइन पे टोटल स्पेंडिंग जो होती है ना वो इनकम के बराबर होती है। बजट सेट बोलता है मैं वो भी कॉम्बिनेशन लूंगा जो कि मेरे इनकम के अंदर हैं, यानी अंडर स्पेंडिंग वाले भी लेने हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला, अभी आपने क्या किया था, आपने यहां पे जितने भी कॉम्बिनेशन लिए, ये सारे कॉम्बिनेशन, इन सब कॉम्बिनेशन पे जो खर्चा हो रहा था वो 20 रुपए का हो रहा था, यानी कि प्राइस ऑफ 1 x1 प्राइस ऑफ 2 x2 इज इक्वल टू योर इनकम। आ रहा था या नहीं आ रहा था? प्राइस ऑफ 1 यानी एप्पल का प्राइस 4, और जितना भी आप एप्पल लोगे प्लस प्राइस ऑफ 2 यानी बनाना का प्राइस, और जितने भी आप बनाना लोगे वो हमेशा 20 रुपए के बराबर आ रहा था। ये बजट लाइन की इक्वेशन भी होती है, याद रखना। P1 x1 प्लस P2 x2 शुड बी इक्वल टू इनकम, ठीक है। बजट सेट क्या बोल रहा है? बजट सेट बोल रहा है भैया मुझे वो कॉम्बिनेशन भी चाहिए जो अंडर स्पेंडिंग में हो, यानी ये सब तो आएगा ही आएगा। P1 x1 प्लस P2 x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू इनकम। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कंज्यूमर एक एप्पल ले ले और बनाना ले ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कुछ भी ना ले, 0 एप्पल 0 बनाना। ऐसा भी तो हो सकता है 2 एप्पल ले, एक भी बनाना ना ले। ऐसा भी तो हो सकता है 3 एप्पल ले ले, एक भी बनाना ना ले। देखो सब में यहाँ 4 रुपए खर्च हो रहे हैं, यहाँ 0, यहाँ 8 रुपए, यहाँ 12 रुपए, ये अंडर स्पेंडिंग वाले आ रहे हैं, है ना। 4 एप्पल ले ले, एक भी बनाना ना ले। 5 एप्पल ले ले, एक भी बनाना। सर यहाँ तो 20 हो गए पूरे खर्च, हाँ वो भी आते हैं बजट सेट में, राइट। सिमिलरली वो एक भी एप्पल ना ले, एक बनाना ले ले, एक भी एप्पल ना ले, 2 बनाना ले ले, एक भी एप्पल ना ले, 3 बनाना ले ले, एक भी एप्पल ना ले, 4 बनाना ले ले। ऐसे न्यूमरस कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो बजट सेट में वो सारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं जो आपके 20 रुपए के अंदर हैं, चाहे 20 पूरा खर्च हो, चाहे 20 से कम खर्च हो, ठीक है। जबकि बजट लाइन में 20 रुपए खर्च करने कंपलसरी है। बजट लाइन तो आपका बजट दिखाता है ना, एक्सट्रीम पॉइंट दिखाता है। बजट सेट बोलता है मेरे में वो सब आ जाएंगे चाहे 20 खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो याद रखना बजट लाइन हमेशा P1 x1 plus P2 x2 should be equal to income, जबकि बजट सेट P1 x1 plus P2 x2 should be less than or equal to income। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट है। आओ, it is the set of all the possible combination of two words which a consumer can afford with his income and prices. It is a quantitative combination which can be purchased, ठीक है। P1 x1 plus P2 x2 should be less than equal to income। ये काफी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट क्या है? इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? देखो बजट लाइन का स्लोप होता है px अपॉन py। देखो बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आता है। एज मोर ऑफ वन गुड कैन बी बॉट बाय डिक्रीजिंग सम यूनिट्स ऑफ द अदर गुड। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज बेसिकली प्राइस रेशो, है ना। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इंडिकेटेड बाय प्राइस रेशो। प्राइस रेशो क्या होता है?
पी एक्स अपॉन पी वाई, किसके बराबर होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई के। सही है, परफेक्ट है। चलो, बजट लाइन की प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ ली। डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है टू गुड्स के बीच में। और स्ट्रेट लाइन इसलिए होती है क्योंकि जो प्राइस है वो कांस्टेंट है हर बार। 4 रुपए का एप्पल 2 रुपए का बनाना, है ना, तो वो कांस्टेंट हमने रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है बच्चों शिफ्ट इन बजट लाइन। क्या बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है, क्या बजट लाइन शिफ्ट होगी? तो देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। ठीक है, अब जो शिफ्ट होता है बेटा जी वो दो तरीके से होता है। या तो आपकी इनकम, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, चेंज इन प्राइजेस, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन प्राइजेस। ठीक है, अब देखो इनकम में चेंज क्या है, अगर आपकी इनकम कम हो जाए या बढ़ जाए, इनकम इज इंक्रीज्ड, इनकम इज डिक्रीज्ड। अब देखो बेटा जी, अगर आपकी इनकम जो है बढ़ जाती है, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका बजट भी बेटर हो गया, है ना। इनकम बढ़ने से क्या होता है, आपका बजट बेटर हो जाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ बजट लाइन ए बी। ठीक है, अब अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, अगर मैं लिखता हूँ कि इफ इनकम इज इंक्रीज्ड, तो आप ज्यादा कॉम्बिनेशंस खरीद पाओगे ना, तो आपका बजट लाइन राइट में आ जाता है। पूरा का पूरा बजट लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट में। तो अगर इनकम बढ़ जाता है तो आपका बजट लाइन इस तरीके से राइट में शिफ्ट हो जाता है। और अगर इनकम कम हो जाए, सपोज आपका यही बजट लाइन है ए बी, अब आपका इनकम कम हो जाए, तो बच्चों इनकम कम होने से आपका बजट कम होगा, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। अब आप छोटा बजट, छोटा कॉम्बिनेशन खरीद पाओगे। तो इनकम बढ़ने से क्या हुआ, बजट लाइन ए बी से A1 B1 की तरफ चला गया, और इनकम कम होने की वजह से भी, बस याद रखना इधर इनकम बढ़ती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, इनकम कम होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले इनकम का, फिर मैं आपको प्राइस वाला एलिमेंट समझाता हूँ। अब देखो, अगर प्राइस में चेंजेस हुए, इफ देयर इज चेंज इन प्राइसेस, तो प्राइस में चेंज होने में भी दो केसेस बनते हैं, चेंज इन बोथ गुड्स या फिर चेंज इन सिंगल गुड। या तो दोनों के प्राइसेस में चेंज हो रहा है या फिर एक के प्राइस में चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर सपोज अब दोनों के प्राइसेस में चेंज हो रहा है, चेंज इन बोथ गुड्स, सही है। सपोज प्राइस ऑफ बोथ गुड्स फॉल्स, दोनों का प्राइस गिर जाता है। अगर दोनों का प्राइस गिर जाता है बच्चों, तो बजट बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। तो अगर बजट लाइन आपकी ये थी ए बी, तो आपकी बजट लाइन अपने आप ही ये हो जाएगी, राइट में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके दोनों के ही प्राइसेस क्या हुए हैं, गिर गए। प्राइस गिर गए तो बजट लाइन विल शिफ्ट टू राइट, क्योंकि आप ज्यादा बड़ा कॉम्बिनेशन अब आप खरीद पाओगे, है ना। और अगर प्राइस ऑफ बोथ गुड्स इंक्रीजेस, अगर दोनों के ही प्राइस बढ़ जाते हैं, तो उस सिनेरियो में आपका बजट कम हो जाएगा। दोनों महंगे हो गए तो 20 रुपए में उतने तो नहीं खरीद पाओगे, तो आप इस बार लेफ्ट में आ जाओगे, इस बार आप लेफ्ट में आ जाओगे। तो प्राइस ऑफ बोथ गुड्स फॉल अगर हो रहा है तो बजट लाइन राइट में जाएगी, बढ़ रहा है तो बजट लाइन लेफ्ट में आएगी। ठीक है, अब सिंगल पे चलते हैं, इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल में क्या होगा, सिंगल में क्या होगा, देयर विल बी चेंज ऑन वन एक्सिस ओनली। जो चेंज आएगा बेटा वो एक ही एक्सिस पे आएगा, दोनों एक्सिस पे चेंज नहीं आएगा भैया। जैसे सबसे पहले एप्पल की बात कर लेते हैं, एप्पल महंगा हो गया या एप्पल सस्ता हो गया। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपका बजट लाइन ये था ए बी, एप्पल महंगा हो गया। अगर एप्पल महंगा हो गया ना बेटा, तो बनाना तो उतना ही ले पाओगे आप, लेकिन एप्पल आप कम लोगे, तो ये सिर्फ एप्पल की तरफ से कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगी हमारी बजट लाइन, ए बी से A1 B हो जाएगी। ठीक है, और अगर एप्पल सस्ता हो गया, यही आपकी बजट लाइन है ना, एप्पल सस्ता हो गया तो सिर्फ एप्पल की तरफ आपका बजट बढ़ जाएगा। यानी आप फिर से ए बी से, लेकिन इस बार राइट वर्ड, एप्पल सस्ता हुआ। ठीक है ना, तो आपको ये देखना है कि क्या कौन सा गुड महंगा या सस्ता हो रहा है। सिमिलरली अगर हम सिर्फ बनाना की बात करें तो चेंज सिर्फ बनाना में आएगा, बनाना अगर महंगा हो गया, बनाना अगर सस्ता हो गया। ये आपका होमवर्क है, ये तुम खुद बनाओगे और मुझे कमेंट में लिख के बताओगे कि कौन सी साइड से किधर जाएगा। बनाना अगर महंगा हो गया तो देखो
ए बी ये आपकी बजट लाइन थी। बनाना महंगा हो गया तो बनाना में बजट कम हुआ, यानी आप बनाना कम ले पाओगे। तो इस तरीके से आप इधर आ जाओगे लेफ्टवर्ड, बनाना में लेफ्टवर्ड। अब बनाना सस्ता हो गया तो फिर बनाना में राइटवर्ड जाना है। बेसिकली आप बना के देखना। ये हमारे पास बच्चों शिफ्ट इन बजट लाइन होता है। देखो ये होता है प्राइजेस की वजह से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। प्राइस की वजह से ऐसा दिखा के आना है आपको एग्जाम में। और अगर हम बात करें इनकम की वजह से, तो इनकम की वजह से पूरा बजट लाइन शिफ्ट होता है। ठीक है, प्राइस में भी पूरा शिफ्ट होता है अगर दोनों में चेंज हो। सिंगल में चेंज है तो एक ही साइड से चेंज होगा। इसको हम बोलते हैं हमारे पास चेंज इन बजट लाइन। पूरा एक जगह कर दूं, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो इनकम बढ़ रही है कम हो रही है, ये आ गया पूरा का पूरा। अब देखो एक साइड से अगर प्राइस चेंज हो रहा है एप्पल में, बनाना में अगर प्राइस चेंज हो रहा है, इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। देखो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में तो आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो कमोडिटी और सिंगल कमोडिटी पढ़ लिया था, है ना। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ढूंढना है यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, राइट। अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखना है तो हमें देखना है कि कंज्यूमर को हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन कहां पे मिल रहा है। हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंडिफरेंस मैप। लेकिन जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड भी नहीं कर सकता, तो उसको अपनी इनकम का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमें चाहिए बजट लाइन। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए बजट लाइन। तो इन दो चीजों की जरूरत है टू फाइंड आउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अब देखो इंडिफरेंस मैप क्या बताता है। इंडिफरेंस मैप वो कॉम्बिनेशन बताएगा जिसमें एक कंज्यूमर को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और बजट लाइन उसका बजट दिखा देगी। तो हम क्या करेंगे, हम अपने बजट के अंदर जहां पे मेरी इनकम प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश कर लेंगे। तो मैं अपनी इनकम भी अच्छे से स्पेंड कर रहा हूं और मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। यही तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है या नहीं होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब होगा जब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट इज MRS किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन के। स्लोप ऑफ बजट लाइन के दैट इज PX अपॉन PY। तो जहां पे MRS XY अगर गुड है तो MRS XY अगर PX अपॉन PY के बराबर आता है तो हमें यहां पे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा, क्योंकि देखो उसका प्रॉपर्ली बजट भी स्पेंड हो रहा है और उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। तो यही तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा ना, कि मैंने जितना पैसा लगाया उसके बराबर का मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया, राइट। अच्छा दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, पहली कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन क्या है, MRS कॉन्टिन्यूअसली फॉल्स। MRS कॉन्टिन्यूअसली फॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉल होगा तभी तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप का बनेगा, नहीं तो कॉन्वेक्स कैसे बनेगा, राइट। तो ये तो दो कंडीशन है बेटा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन चाहिए वो क्या है, MRS XY शुड बी इक्वल टू PX अपॉन PY और MRS कॉन्टिन्यूअसली फॉल। अब देखो इसमें डायग्राम कैसा चलता है, उससे पहले आप ये स्क्रीनशॉट लो। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या चाहिए, दिस इज द कंडीशन। ये हो गया। अब देखो, अब अगर हम बात करें कि हम कहां पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पे मानते हैं, तो मैंने क्या बोला, इंडिफरेंस मैप IC1, IC2, IC3। देखो ये तीन तो इंडिफरेंस कर्व बन गए। अब हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मुझे देखना है कि मेरे बजट में कौन सा है ना। तो फिर एक बजट लाइन बना लो। एक हमने बनाई ये बात, अब ये हमारी प्रॉपर बजट लाइन बन गई, A और B, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये मेरा इंडिफरेंस मैप है जिसपे तीन इंडिफरेंस कर्व्स हैं, IC1, IC2, IC3, और ये मेरी बजट लाइन है, ठीक है। अब देखो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कहां पे हो, देखो IC3 पे तो जितने भी पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो है, लेकिन मैं यहां तक जा ही नहीं सकता। तो हमारा जो चिंटू है उसके लिए IC3 तो इम्पॉसिबल है। चिंटू के बजट में क्या क्या है, IC1 में
यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे यहाँ पे सब पे ये अंडर स्पेंडिंग कर रहा है, तो हमारे को ये पॉइंट तो नहीं चाहिए। चिंटू बोलेगा मुझे वो पॉइंट बताओ जहाँ पे मुझे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, मेरा पैसा भी प्रॉपर खर्च हो जाए। तो एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट तो ये है, इसको मैं सी बोल देता हूँ। एक पॉइंट ये है, इसको मैं डी बोल देता हूँ। एक पॉइंट ये है जिसको मैं ई बोल देता हूँ। अब देखो चिंटू 3 जगह अपना बजट प्रॉपर्ली स्पेंड कर रहा है और उसके साथ साथ उसको सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, लेकिन जो 2 पॉइंट्स हैं सी और ए, ये तो IC1 पे हैं, इसका मतलब इस पे लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। और जो ई पॉइंट है ये IC2 पे है, इस पे इसका हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। तो हम लोग बोलेंगे चिंटू इक्विलिब्रियम पे कब होगा? चिंटू विल बी एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, क्योंकि इस पॉइंट पे एक तो दोनों का स्लोप बराबर है, हमारे XY किसके बराबर है? PX/PY के, तभी तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना। और दूसरी बात, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो IC2 इसके लिए हमेशा बेटर ऑप्शन रहा है बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो जब आप डायग्राम बनाओगे तो आप डायग्राम इस तरीके से बना के आओगे कि IC1, IC2, IC3 3 वहां पे बना के आना, और इक्विलिब्रियम इसको मार्क करके आना कि दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, इसकी टेबल कैसे बनती है? देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हम ले लेते हैं A, यहाँ पे हम ले लेते हैं B, और यहाँ पे हम MRS निकाल देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल कितना हो गया? 15। तो सबसे ऊपर रख दिया 15, 15 - 5 10, 10 - 4 6, 6 - 3 3, 3 - 2 1। सही है जी, परफेक्ट हो गया, ये हमने बना दिया। अब MRS XY कैसे निकलता है, या MRS XY ले लो जब XY लिया है। सेक्रीफाइस अपॉन गेन, कितना सेक्रीफाइस किया, कितना गेन किया? तो देखो यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस है, यहाँ पे आपके पास 5 का सेक्रीफाइस है, 5 Y सेक्रीफाइस करे सो दैट 1 X गेन हो जाए, है ना। उसके बाद कितना सेक्रीफाइस है? 4 Y सेक्रीफाइस करे सो दैट 1 X गेन हो जाए। कितना सेक्रीफाइस है? 3 Y सेक्रीफाइस करे सो दैट 1 X गेन हो जाए। 2 Y सेक्रीफाइस करे सो दैट 1 X गेन हो जाए। अब यहाँ पे बेटा जी हमारा जो MRS है, देखो 5 4 3 2 गिर रहा है या नहीं गिर रहा है? गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि आपके पास इसकी जैसे जैसे कमोडिटी बढ़ती जा रही है तो आपको इसमें सेटिस्फैक्शन उतना उतना ही कम होता जा रहा है। आप बोलते हो यार मेरे पास अगर ज्यादा 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 कमोडिटी हो रही है तो अब इतना मजा नहीं आ रहा, तो मैं क्यों इसमें ज्यादा सेक्रीफाइस करूं, है ना। अब मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं? मैं एज्यूम कर रहा हूं PX/PY इज 4/1, ठीक है, यानी X जो है वो 4 रुपए का है, Y जो है वो 1 रुपए का है। 4/1 4/1 4/1 4/1। X कितने का है? 4 रुपए का, और Y कितने का है? 1 रुपए का। अब देखो अगर X 4 रुपए का है और Y 1 रुपए का है तो X को लेने के लिए कितने Y छोड़ने पड़ेंगे? भाई X 4 रुपए का है ना, तो आपको 4 चाहिए, 4 रुपए चाहिए, Y 1 रुपए का है, तो क्या आपको 4 Y सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे 1 X लेने के लिए? करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? क्योंकि ये 4 रुपए का है, ये इसका 4 टाइम्स है, तो आपको 4 छोड़ने पड़ेंगे Y 1 X को लेने के लिए, है ना। तो हमने क्या बोला? जहां पे भी MRS XY PX/PY के बराबर हो जाए वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। अब सिचुएशन क्या आ रही है? इसके ऊपर भी कुछ पॉइंटर्स हैं और इसके नीचे भी कुछ पॉइंटर्स हैं। ऊपर क्या पॉइंटर्स हैं? देखो ऊपर है जो MRS XY है वो ज्यादा है PX/PY से। इसका मतलब आप यहां पे देखो ये 5 भी सेक्रीफाइस कर दिए इसने 1 X लेने के लिए, है ना। और इसके नीचे क्या हो रहा है? देखो इसके नीचे जो MRS XY है वो कम है PX/PY से। इसका मतलब ये है कि 4 चाहिए थे ना सेक्रीफाइस करने के लिए, यहाँ पे मैं 3 ही सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 ही सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब हमें एग्जाम में लिख के आना होता है कि ये इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। तो देखो इसका मतलब ये है MRS XY ज्यादा होने का मतलब बड़ी सिंपल भाषा में ये है कि हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है X में वो बहुत ज्यादा है, हमें X में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। इस सिनेरियो में जितना 1 X के लिए सेक्रीफाइस चाहिए था आप उससे ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गए हो, क्योंकि वो 4 रुपए का था X, है ना, और Y कितने का था? 1 रुपए का। तो 1 X लेने के लिए आपको 4 Y सेक्रीफाइस करने थे, बट आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो? यहाँ पे आप 5 सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गए हो। इट मींस आप इस सिनेरियो में कंज्यूमर इज हैविंग हाई सेटिस्फैक्शन
इन x, x में उसको बहुत सेटिस्फैक्शन हो रहा है, x में उसको बहुत सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो वो x का कंजम्पशन बढ़ाएगा और y का कंजम्पशन क्या करेगा, कम करेगा। x का कंजम्पशन बढ़ाएगा और y का कंजम्पशन क्या करेगा, कम करेगा। तो देखो x का कंजम्पशन इसने बढ़ा दिया अगली बार, राइट, x बढ़ के 2 से 3 हो गया और y 10 से 6 हो गया। y का इसने क्या कर दिया, कंजम्पशन कम कर दिया। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बेसिकली, इसमें सेटिस्फैक्शन गिरने लगेगा और इसमें सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा। ये तब तक करता रहेगा जब तक MRS XY किसके बराबर ना आ जाए, PX/PY के। देखो अगले में ही बराबर आ जाएंगे तो इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाएगा। अल्टीमेटली आपको आना इक्विलिब्रियम पे ही है, ठीक है। और नीचे क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, देखो MRS XY इज लेस देन, इसका मतलब आप इतना सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहे जितना चाहिए, आप इतना सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहे जितना आपको चाहिए। यानी सेक्रीफाइस तो 4 का चाहिए, 4y सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, बट आप तो 3y 2y 2 ही सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो। इसका मतलब कंज्यूमर इज हैविंग लेस सेटिस्फैक्शन इन x। कंज्यूमर बोल रहा है भाई मुझे मजा ही नहीं आ रहा, जब मुझे मजा नहीं आ रहा तो मैं क्यों उसको कंज्यूम करूं, मैं y क्यों सेक्रीफाइस करूं उस x के लिए जिसमें मुझे मजा ही नहीं है, क्यों करूं मैं भाई, मैं तो नहीं करूंगा। तो इसमें क्या होगा, x का कंजम्पशन होगा कम और y का कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। x का कंजम्पशन कम करना है और y का कंजम्पशन बढ़ाना है। तो इस बार हम ऊपर की तरफ चलेंगे, देखो 4 से 3 की तरफ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो x 4 से 3 हो रहा है और y 3 से 6 हो रहा है, राइट। तो तब तक चलता रहेगा जब तक हम वापस से घूम के इसी सिचुएशन पे नहीं आ जाते, इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते। कब तक चलेगा, जब तक MRS XY बराबर नहीं आ जाता PX/PY के। बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझना, 2-3 बार सुनना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपको कोई नहीं समझाएगा। तुम कितनी किताबें पढ़ लेना, कितनी ही वीडियोस देख लेना, ये पर्टिकुलर प्रॉपर मैनर में तुम्हें टेबल बना के कोई नहीं समझाएगा। सब कंडीशंस पढ़ा देंगे, भैया ये कंडीशन है रट लो, लेकिन इसका मतलब क्या है इसको तुम्हें बड़े ध्यान से इस टेबल से समझने की कोशिश करनी है। समझ गए कि एक्चुअल में यहाँ पे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन एक्स में मिल रहा है। ये नहीं कि भैया MRS XY है तो बस यहाँ पे एक्स मान लो वाई मान लो, ऐसे नहीं। सिचुएशन समझो कि सिचुएशन क्या है। ठीक हो गया या नहीं हो गया, परफेक्ट। अब देखो किताब में कैसे लिखा होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते नहीं है। देखो, consumer equilibrium refers to a situation when a consumer is having maximum satisfaction with his limited income and he has no tendency to change। बिल्कुल maximum satisfaction मिलना चाहिए limited income के साथ। point of maximum satisfaction कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे indifference map और budget line एक दूसरे को मिलने वाले हैं। On an indifference map, higher indifference curve represents higher level of satisfaction। जितना बड़ा indifference curve होगा उतना ज़्यादा higher level of satisfaction होगा। तो consumer always tries to remain at the higher possible indifference curve। consumer try करेगा कि maximum पे जा पाए अपनी budget के हिसाब से, ठीक है। अब बोला कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है, MRS XY शुड बी इक्वल टू PX/PY और MRS कॉन्टिन्यूसली फॉल्स, ठीक है। अब देखो MRS XY अगर ग्रेटर देन PX/PY आता है, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, इट मींस दैट टू ऑब्टेन 1 मोर यूनिट ऑफ X कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर यूनिट्स ऑफ Y। कंज्यूमर एक X को गेन करने के लिए रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा Y सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया, जितनी मार्केट में जरूरत थी उससे भी ज्यादा, क्योंकि सैक्रिफाइस तो 4 का चाहिए था, उसने 5 सैक्रिफाइस करने के लिए भी वो रेडी हो गया, ठीक है। एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, अब जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा X का सेटिस्फैक्शन गिरेगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, और तब तक चलता रहेगा जब तक MRS XY PX/PY के बराबर नहीं आ जाते। अगर MRS कम है इसका मतलब वो क्या कर रहा है, लेस सेक्रीफाइस करना चाहता है, रिक्वायरमेंट 4 की है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है 3, सेक्रीफाइस कर रहा है 2। उस सिनेरियो में क्या होगा, X का कंजम्पशन बेसिकली कम और Y का कंजम्पशन ज्यादा, ठीक है। इट इंड्यूसेस द कंज्यूमर टू बाय लेस ऑफ X एंड मोर ऑफ Y, एज अ रिजल्ट MRS राइजेस टिल इट बिकम्स इक्वल। कब तक, जब तक MRS XY PX/PY के बराबर नहीं आ जाता। MRS कॉन्टिन्यूसली फॉल्स, ये गिरेगा तभी बेसिकली डिमिनिशिंग होगा और कॉन्वेक्स बनेगा, है ना। ये आपका कर्व, ये मैं आपको बना के ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, यही हमने किया था, राइट। इसकी ब्राइटनेस सबसे कम है ना भाई, थोड़ा बेटर देख पाओगे, ठीक है। बट मैंने डार्क बोर्ड पे इसलिए बनाया ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए, इसमें थोड़ा कम दिखाई देता है, मुझे बच्चों ने बताया था। अब एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन क्या है, IC1, IC2, IC3 आर 3 इंडिफरेंस कर्व और AB आपका बजट लाइन था। IC1, IC2, IC3 3 इंडिफरेंस कर्व्स थे, AB बजट लाइन था, है ना। विद द कांस्टेंट ऑफ बजट लाइन से बिल्कुल मिल के जाते हुए, जो इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट मिल के जाएगा। हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व जहां पे कंज्यूमर पहुंच सकता है वो IC2 है। बजट लाइन टेंजेंट है IC2 के पॉइंट E पे, 90 डिग्री बना देता है पॉइंट E पे। इट इज अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसी को हम पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं,
ठीक है, कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट ई पे ही ले आता है। यही हमारे दो कंडीशंस भी यहाँ पे फुलफिल हो जाते हैं। ठीक हो गया बेटा जी। तो ये था हमारे पास कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग कौन सा अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। बच्चों ने बहुत बार मैसेज करा कि ये पढ़ा दो, अभी समझ आ गया? ठीक है, चलो अब आता है बजट सेट और बजट लाइन में क्या डिफरेंस होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कोई भी 3 पॉइंट याद कर लेना, 3 नंबर से ऊपर का डिफरेंस नहीं आता। बजट सेट क्या है, सारे बंडल सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे इनकम के अंदर अंदर। बजट लाइन में वो आएंगे जिसपे वो अपनी इनकम के बराबर खर्चा कर देता है। ठीक है, इट डील्स विद ऑल द अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, राइट, एंड इट डील्स विद द लिमिट अप टू विच द कंज्यूमर कैन बाय। ये मैक्सिमम लिमिट तक जाता है, इसमें लोअर लिमिट भी आती है। P1x1 plus P2xy should be P2x2 should be less than equal to income. P1x1 plus P2x2 should be equal to income. Interrelation, it provides a basis to represent the budget line. ये budget line का एक basis है, and it comprises of combinations. ये basically अलग अलग combination दिखाता है. It is also known as opportunity cost. It is also known as budget constraint. Also known as कि आपको जरूरत नहीं है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, आप mainly ऊपर वाले ही differences अच्छे से learn करके चलो। ठीक हो गया जी, परफेक्ट। कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये भी आपको पता है। कार्डिनल कौन सा होता है, कार्डिनल में हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, जिसमें हम ये मान रहे थे कि सेटिस्फैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। और ऑर्डिनल में हमने क्या किया था कि एक्सप्रेस नहीं हो सकता, सिर्फ आप उसकी रैंकिंग कर सकते हो। ऑर्डिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ रैंकिंग कर सकते हो। कार्डिनल बोलता है मेजर कर सकते हो। ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है, ये एक क्वालिटेटिव अप्रोच है। ये कम रियलिस्टिक है क्योंकि यूटिल्स क्या है भाई, यूटिल्स कैसे मेजर करोगे, थोड़ा सा कम रियलिस्टिक है। ये मोर रियलिस्टिक है। ठीक है, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रैंक्स। इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं और इसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोलते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है और हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर, दैट इज डिमांड, इन द नेक्स्ट क्लास। होपफुली आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अच्छे से समझ में आ गया होगा और बढ़िया तरीके से आपने इसको तैयार किया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।